अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल और मेरे साथ आज आपके दो मेहमान होंगे जिनको हमने आते ही आपको दिखाया। तो अशरफ खान साहब भी मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे और महराज अख्तर साहब भी जो है वो शामिल गुफ्तगू होंगे और दोनों से बहुत सारी मज़े मज़े की बातें भी होंगी, टॉप स्टोरीज़ भी होंगी, तज्ज़िये भी होंगे, तबसरे भी होंगे। लेकिन सबसे पहले बताएं, आज इन दोनों में से कहानी कौन सुना रहे? कुछ सुनाना चाहे? दादी सुनाएंगी। इतने कामचोर है महराज भाई, आप सुनाना चाहते हैं? देखिए, कहानी सुनने का मज़ा ज़्यादा है। सुनने का मज़ा ज़्यादा है ना। मैंने भी सोचा आज मैं सुन लूं, लेकिन आप लोग अंदाज़े बयां का बड़ा मामला है। हाँ। तो उसमें हर कोई कहानी जो है ना वो अच्छी नहीं सुना सकता। मैं बहुत अच्छी कहानी। हाँ, आप तो खूब कहानियाँ सुनाती हैं। और फिर बात कर रहे हैं क्या ऑनियर? नहीं, ऑनियर बोल रहा हूँ। अच्छी कहानी सुनाती हैं। मैं कब कंफर्म कर लूं? वैसे है क्या कहानी? कहानी जो है एक छोटे से गांव की है जहां एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम हुसैन था। और हुसैन बहुत ही मेहनती और दयानतदार आदमी था, मगर उसकी ज़िंदगी में एक दुख था। और उसका दुख कुछ इस तरह था कि उसका अपने भाई से झगड़ा हो गया और वो कई सालों से आपस में बात नहीं करते थे। एक दिन हुसैन मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था और इमाम साहब का बयान चल रहा था। इमाम साहब ने माफ़ी की अहमियत पर ज़ोर दिया। हुसैन के दिल में एहसास जागा और वो सोचने लगा कि ज़िंदगी तो बहुत छोटी है और वो अपने उससे नाराज़गी रखना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। नमाज के बाद हुसैन ने फैसला किया वो अपने भाई से माफ़ी मांगेगा और अपने रिश्तेदारों को दोबारा जो है उनसे मिलेगा और अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। जब अपने भाई के घर पे पहुंचा तो हैरत की बात ये थी कि उसका भाई भी उसका इंतज़ार कर रहा था। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाए और माफ़ी मांगी। ये मंजर देखकर गांव के लोग बहुत खुश हुए कि दोनों भाई आपस में मिल गए और इस वाक़े के बाद गांव वालों ने अपने दिलों से एक दूसरे के लिए जो नफ़रत थी उसे निकाल दिया। तो ये कहानी तो छोटी सी थी, एक छोटी सी बात थी, लेकिन इसमें सबक बहुत बड़ा था। छुपा हुआ ये था कि एक दूसरे से अगर हम मिल लें, माफ़ी मांग लें, रुजू कर लें और अपने दिलों से गिले और कीनों को निकाल दें, तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला आसानी करते हैं मामलात में और एक दूसरों को करीब लेकर आते हैं। रिश्तेदार हों, भाई हों, बहन हों, इख्तलाफात सबके बीच में होते हैं, रंजिशें सबके बीच में होती हैं, लेकिन उनको दूर कैसे करना है, ये है अहम चीज़। और मुझे नहीं पता था मैं आज आते आप लोगों को ये कहानी सुनाऊंगी, तो मैंने रास्ते में जो है वो सूरह हुजरात में सुन रही थी और उसमें मैंने ये सुना कि अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि एक दूसरे से जो नाराज़ हो जाओ, अगर आप लड़ाई झगड़ा हो जाए, और कैटेगोरिकली उसमें अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उस तर्जुमे में उस आयत के कि दो लोग और दो भाई अगर आपस में, यानी मुसलमान भाई अगर आपस में झगड़ जाएं, उसमें सगे भाइयों के लिए भी नहीं कहा, अगर मुसलमान भाई आपस में झगड़ जाएं तो उनके दरमियान फ़ौरी तौर पर सुलह करा दिया करो। ये सबसे नेक अमल है और जब वो सुलह को पहुंच जाएं तो फिर उनसे इस बारे में ना कोई बात करो, ज़िंदगी के मामलात आसान करो। तो हमने कुरान में भी देखा है कि बार बार ज़ोर दिया गया है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और एक दूसरे से लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें, लड़ाई हो भी जाए तो उनके दरमियान सुलह करा दी जाए। तो ये फ़ेल हमारा होना चाहिए कि हम खुद भी सुलह की तरफ रुजू करें और अगर कोई मीडियोकर के तौर पर ये किरदार अदा कर सकता है तो उसके लिए कुरान में भी कहा गया है कि उसको अजर और सवाब से नवाजा जाएगा। तो आज की इस कहानी के साथ आज के शो का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले जो आज की टॉप स्टोरीज़ हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। कराची में बारिश के बाद टूटी हुई सड़कें वबाले जान और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि आज सुबह भी बहुत ट्रैफिक था और ट्रैफिक की रवानी में यकीनन खलल पैदा होता है, सड़कें टूट रही हैं। इसके अलावा गवर्नर सिंध ने तब्दीली की एक तरफा फैसला हुआ तो हुकूमत में रहने का कोई जवाज़ नहीं हो सकता। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि नून लीग ने गवर्नर सिंध को तब्दील करने का अगर एकतरफा फैसला किया तो MKM हुकूमत में नहीं रहेगी। ये बातें हो रही हैं, क़यास आराइयाँ भी होती रहती हैं। इससे कबल भी जो है वो नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का बयान सामने आया था कि बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाने जाने की खबरों में सदाकत जो है वो नहीं है और पहले भी कहा गया था कि गवर्नर साहब की तब्दीली का इम्कान है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अभी भी उन्होंने कैटेगोरिकली फारूक सत्तार साहब ने बता दिया है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो MKM जो है वो इत्तेहाद में और हुकूमत में नहीं रहेगी। इसके अलावा पाकिस्तान में पहली बार ख़वातीन इंजीनियर्स ने 24 किलोवाट का सोलर सिस्टम नस्ब कर दिया और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ख़वातीन इंजीनियर्स ने हुसैनी यतीम खाना निश्तर रोड की छत पर 24 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो नस्ब कर दिया। ये एक बड़ा सोलर सिस्टम है जिसको ख़वातीन ने लगाया है और लेडीज़ फंड एनर्जी के ख़वातीन इंजीनियर्स को पाकिस्तान में बाख्तियार बनाने का तसलसल है। ये सोलर सिस्टम NED यूनिवर्सिटी की तरबियत याफ्ता बच्चियाँ हैं जिन्होंने ये काम किया है ख़वातीन इंजीनियर्स ने, और 6 लिथियम बैटरीज़ और जो है सोलर पैनल्स के साथ जो है वो 24 किलोवाट का ये सिस्टम तैयार किया गया है। इसके अलावा
महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध की जानिब से सरकारी स्कूलों में पुरानी दरसी कुतुब नई क्लासेस की फरहमी के लिए बुक बैंक का मनसूबा अमली तौर पर नाकामी से दोचार हो गया। बुक बैंक का मनसूबा इसीलिए आया था कि यहाँ पर जो पुरानी किताबें हैं, जब पुराने तलबा चले जाएंगे तो वो बुक बैंक में चली जाएंगी और वहाँ से फिर जब नए क्लास में बच्चे आएंगे तो वो उस बुक बैंक से कोर्स ले सकेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बातें सिर्फ हवा में रह गई हैं। तो ना ही वालिदैन की जानिब से वो किताबें बुक बैंक में लाई गई, ना लौटाई गई, और जो आई हैं वो इस कदर बेहतर हालत में नहीं है कि उसमें आने वाले नए बच्चे जो है वो पढ़ सकें। कुछ किताबों के पेपर्स फटे हुए हैं, तो मामला जो है वो अच्छा नहीं है कि बुक बैंक का क़याम जो अमल में आया वो प्रैक्टिकल नहीं रहा। इसके अलावा जश्न आज़ादी की जो तैयारियां हैं वो भी उरूज पर हैं। गलियां गलियां सज चुकी हैं और सब्ज़ लाली परचमों की बहार आ गई है। मुख्तलिफ स्टॉल्स लग चुके हैं और हम देख रहे हैं कि स्टॉल्स के ऊपर तो आप कहेंगे दुनिया की हर चीज़ दस्तयाब है जो पाकिस्तान के कलर से रिलेटेड है, ग्रीन और वाइट है। और बच्चों की एक्सेसरीज़ हों, ख़वातीन की एक्सेसरीज़ हों, ज्वेलरी हो, जितने भी आइटम्स हैं वो आपको मिल रहे होते हैं। और साथ साथ हम पूरी कौम का फेवरेट बाजा वो भी अवेलेबल है। तो जी इस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि फुटेज में सबसे ज़्यादा रंग बिरंगी वही नज़र आ रहा है। इसके अलावा जी खेलों के मैदान से पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर कि इंडोनेशिया में होने वाली एशियन बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल कर लिया है। और मेडल्स की तो जैसा लग रहा है कि इस दफ़ा इस साल भरमार है, क्योंकि बच्चे स्क्वाश में बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप जीत रहे हैं, स्क्रैबल अभी हम जीते हैं और मेडल्स आ रहे हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। पाकिस्तान के शाहनवाज़ खान ने 90 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल कर लिया है। इसके अलावा टॉप एंड T20 ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की बात करेंगे। मेलबर्न स्टार्स ने पाकिस्तान शाहीन्स को 47 रन से शिकस्त भी दे दी है और टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, उसके बाद जो है वो पाकिस्तानी शाहीन्स को शिकस्त से 2-4 भी किया। तो आगाज़ करते हैं ख़बरों का और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जश्न आज़ादी की तैयारियां तो अरूज पर हैं और हम सब की भी तैयारी आज भरपूर है। थैंक यू सो मच आफिस साहब, आप हमें इतने सारे बर वक्त जो है वो बैजेस प्रोवाइड किए और हमें मिल भी गए। तो कैसा है जश्न आज़ादी की तैयारी, क्या क्या ख़रीदा आप लोगों ने? महराज भाई भाई देखिए, अभी मेरे तो बच्चों ने जो है वो झंडे वंडे ख़रीदे और अब झंडियाँ नहीं ली हैं, तो उसके लिए मुझे उन्होंने कहा है। फिर मेरे बेटे ने मेरी गाड़ी के बोनट पे एक बड़ा वाला झंडा पेस्ट करवा दिया है। तो वेरी नाइस। आज जब मैं निकला हूँ तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि मेरी गाड़ी के बोनट पे जो है झंडा लगा हुआ था। वेरी नाइस, जबरदस्त। बच्चों में एक्टिविटी है और बच्चे इस गुजारिश बात है, इवेंट ऐसा है तो इसको वो अपने तौर पर मना भी रहे हैं। हम भी जाहिर बात से मना रहे हैं, हमने भी बैच लगाया है। हाँ। और सीधी बात है, देखिए बात तो ये है कि मुल्क तो हमारा ही है ना, और हमें इससे मोहब्बत होनी भी चाहिए और है भी हमें। बिल्कुल। देखिए मसाइल तो अपनी जगह पर हैं और शिकायतें शिकवे सब अपनी जगह पर हैं जो यहाँ पर होता है, लेकिन ये है कि इसके साथ साथ हमारे दिल के अंदर एक मोहब्बत तो इसकी कायम है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि वतन जो है हमारा पाकिस्तान, वो कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात रहें, कैसे भी मामलात रहें, हमें इससे मोहब्बत तो ख़त्म हमारी नहीं हो सकती है। बिल्कुल और हम इसको 14 अगस्त को ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा तरीके से नहीं, लेकिन मनाते ज़रूर हैं और दिल में ये दुआएं भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे वतन अजीज़ की हिफाजत फरमाए और उसकी जो हुक्मरान हैं उनको हिदायत अता फरमाए और हमारे वतन को तरक्की दे। दुआएं कर सकते हैं, खुशियाँ मना सकते हैं और बिल्कुल मना रहे हैं और मनाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अशरफ भाई, वीकेंड भी था और ये बड़ा मौका होता है ना कि वीकेंड में बच्चों के साथ निकलते हैं तो चलें तैयारी कर लेते हैं। आपने क्या क्या तैयारी की है जश्न आज़ादी के लिए? बच्चों की क्या तैयारी करवाई? भाई बच्चों की तो बच्चे तो इतने स्मार्ट हो गए कि मैं गलती से लिया है वो कागज़ वाले जो झंडियाँ होती हैं घर में लगाते हैं, वो नहीं लेकर आए। तो छोटी वाली मेरी है माशाल्लाह 7 साल की, वो कह रही बाबा प्लास्टिक वाली लाएं, ये पानी से ख़राब है, बारिश हो रही है। अच्छा, हम लोग के ज़माने तो वो पेपर वाली आती थी ना, तो दूसरी अब भी आती हैं, मगर वो प्लास्टिक वाली उन्होंने देख ली होगी कहीं पे, वो नीचे गई होंगी कहीं पे देख ली, तो फिर मैं वापस गया, फिर प्लास्टिक वाली लेकर। लेकिन यहाँ पे एक मैसेज है, क्योंकि स्कूलों में बहुत अच्छा एक इस वक्त पैगाम, क्योंकि छुट्टी तो दी हुई है, लेकिन बच्चों को ये आगाही दी है, बच्चों को पता है कि झंडा हमारा है, इसकी इज्जत हमें रखनी है, इसका वक़ार बुलंद रखना है। हम ख़ास तौर से जब ये जश्न आज़ादी, यौम आज़ादी बहुत शौक़ से मनाते हैं और ज़बरदस्त तरीके से मनाना भी चाहिए, क्योंकि आज़ादी आपको पता है कि एक बहुत बड़ी नेमत है। और उन लोगों से पूछें जो हमारे बरादर मुल्क में हैं और मुसलमान हैं, उनके साथ क्या मसाइल होते हैं, तो हम एक आज़ाद मुल्क में हैं, आज़ाद हैं हम, और इसके फ़वाइद क्या हैं वो सबको पता है यहाँ जो रहता है। लेकिन यहाँ पे झंडा जो है, अगर आप देखें जश्न आज़ादी भी जगह जगह झंडे लगा दे, तो उसके बाद बड़ा अफसोस होता है। मैं तो बाकायदा मतलब जैसे बाइक पे भी हूँ या गाड़ी पे रुक के वो झंडा उठाता हूँ। तो ये हर शहरी से अपील है, आपसे भी दरख्वास्त है कि आप लोगों से अपील करें कि 14 अगस्त पे जो है ये सब खुशियाँ तो मनाएं, लेकिन वो ख़ास तौर से वो जो
देखा होगा आपने झंडियाँ सड़कों पे इधर उधर पड़ी, हमारा वकार है, हमारा सब इज्जत है, हमारी मान है, उसकी सबसे पहले इज्जत करें और ख्याल रखें कि झंडे के साथ ऐसा ना हो। और बच्चों को ना ये चीज़ सिखाएं कि जब आप बेटा ये झंडियाँ लगा रहे हो, हर बंदा, हर वालिदैन, हर शख्स स्कूल्स में तो खैर मैं तो बड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा था ये फैसला जब आया था कि 15 दिन की एक्सटेंशन दी गई। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, हर साल ये कहती हूँ कि अभी मौसम ठीक है, अच्छा है, कोई ऐसी कोई बहुत धुआंधार बारिश रोज़ाना नहीं हो रही कि बच्चे स्कूल, और जिस दिन हो आप उस दिन छुट्टी दे सकते थे। लेकिन पैगाम यही था कि कोई फंक्शंस होते हैं, बच्चों को सिखाया जाता है जश्न आज़ादी क्या है उसके बारे में, जैसे हम अपने बचपन में तकारीर किया करते थे, टैबलोज होते थे और सारा जो है ना वो जश्न आज़ादी का एक समा होता था। हम अपना स्कूल सजाते थे, घर सजाते थे, लेकिन साथ साथ घर से लेकर स्कूल तक में तंबी की जाती थी कि जो झंडियाँ अब आप लगा रहे हो ये सब उठाना, इनको निकालना, इनको संभाल के रखना ये आपकी ज़िम्मेदारी है और इन्हें ऐसे नहीं छोड़ना है। तो खैर अभी भी बहरहाल जो लोग लगा रहे हैं, गली मोहल्लों में लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, तो उनको ये बच्चों को ज़रूर सिखाएं कि ये हमारा वक़ार है, ये हमारा मान है, तो इसको संभालना है, इसको ख़ुद उतारना है और संभाल के वापस रखना भी है। तो हम ये ट्रेनिंग दें। साथ साथ बाजा बड़ा टॉप फेवरेट है हमारी नेशन का, पौ 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 अभी देखिएगा 14 अगस्त को तो देखिए हर जगह से ख्वाब में भी पौ पौ हो रही होगी, ये देखिए कितने बाजे मिल रहे हैं। आप वो देखे तो मतलब अच्छा झंडियाँ ये सब हैं, और जो जैसे नहीं बच्चों के लिए बैजेस ये अच्छा बच्चों को लाख बना करो, ये लेना है, आधा बाजा ले और वो एक ही है कि जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें झंडे, मैंने ऐसी पूछा मैंने ना कि कितने का है। हाँ। अच्छा मैं उसको थोड़ी देर देख रहा हूँ, मैंने कहा भाई कौन लेगा भाई, कितने का होगा ये बाजा, ऐसी छोटा एक है वो बड़ा, ऐसी गैस करें कितने, मेरे ख्याल से होगा 200-300 रुपए का होगा, बड़ा वाला 250 रुपए का और 400 रुपए का बड़ा वाला बाजा जी। अब वो उसमें क्या प्लास्टिक का वो है इतना लंबा, उसमें एक सीटी लगी हुई है, वो ऐसा बजाता है कि आपके दोनों मतलब जो ना, और भी टिकटॉकर और इन सब पे वीडियो भी सोशल मीडिया पे आ रही है, मतलब वो बच्चे जो आ रही है वीडियो देख देख के, मतलब मैं भी, मतलब लोग ऐसे बच्चे हरकतें कर रहे हैं, वो बेचारा एक कुत्ता एक गली में बैठा हुआ उसके कान के पास जाके बजा रहे हैं। अब वो सोचें कि वो इतनी उसकी आवाज़ ऐसी है कि बिल्कुल ही जो है ना नॉर्मल बंदा भी जो है ना वो काटने लगेगा। पहले तो ना झगड़ा ये था कि साइलेंसर निकालने में पाबंदी होगी और ये होगा, अब तो भाई साइलेंसर लगे रहने दो, हाथ में साइलेंसर सर में मैं यहाँ पे कोई दफा नहीं नाफिज करवा सकते आप। 144 143 कोई बाजे के लिए अलग से करवा दें। जैसे 14 अगस्त से पहले आपके लिए एक और है, जैसे झंडे के लिए हमने दिया पैगाम, यहाँ पे भी दे सकते हैं, जो वालिदैन पैसे दे रहे हैं कि जाके बाजा और ये सब ले लो, तो इसकी जगह इस वक्त इस शहर को दरख्तों की ज़रूरत है। वो बाजे की ज़रूरत जो है, अगर हम पौधे ले लें और पौधे अपने इलाके में लगाएं और वो 400 रुपये के 4 पौधे आ जाएंगे, आपको यकीन करें। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। और 4 पौधे भी अगर आपने लगा लिए तो आप मतलब जो अभी माहिरी नीम का दरख्त जो है एक एसी के बराबर है, यही कह रहे हैं ना सर। तो अगर इस वक्त इस शहर में आप देखें कंक्रीट का जंगल है कराची शहर, हम कराची में रहते हैं, कराची को ओन करना चाहिए, तो हमारे घरों के बाहर जितने पौधे लगा सकते हैं ना, जहाँ जगह है वहाँ लगाएं, और बच्चों को बोलें उसमें पानी भी डालें, उसको एक्टिविटी में लगाएं, बच्चों को हेल्दी। अच्छा एक और चीज़ आपने अच्छा भाई याद दिला दिया, मुझे बात करनी भी तो बार बार मैं इस प्लेटफॉर्म पे करती भी रही हूँ, लेकिन मकसद से ये हम बाजे की बात करें तो मेरा जो बड़ा वाला बेटा, उसको मैंने सख्ती से कहा था कि बेटा बाजा नहीं आना चाहिए घर में, लेकिन छोटा वाला बाजा घर में आ चुका है, तो सख्त पाबंदी है उसको बजाने पर, क्योंकि वो अब्बा के साथ गया और चुपके, तो कह रहे माँ मैं तो भूल गया था। मैंने कहा आप भूले नहीं थे, आप ये जानकर लेकर आए हो, लेकिन बाहर आपने उसको बजाना नहीं है, तो ये सख्ती थी। और मैंने कहा हम जो है दरख्त लगाएंगे 14 अगस्त वाले में, क्योंकि मैं उसको बताती रहती हूँ कि ये हुआ है, हमने कहा हम दरख्त लगाएंगे। तो वो तो मेरा इरादा था कि हम अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करेंगे, जहाँ हमें समझ में आएगा मैं मुआवजे लगवाऊंगी, और मैंने उसको वैसे भी 3 प्लांट्स गिफ्ट किए हैं कि अब आपके हैं, और वो रोज़ाना उनको पानी देते हैं, उनको संभालते हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन साथ साथ एक अच्छी चीज़ हुई है, वो ये कि मुझे अपनी विसिनिटी में, मैं बहरे टाउन में रहती हूँ, आपको पता ही है, तो वहाँ पर अभी एक जो है वो ड्राइव शुरू की है उन्होंने। अच्छा। और उन्होंने ड्राइव ये शुरू की है कि जश्न आज़ादी के मौके पर जो शख्स भी पूरी कम्युनिटी में से आना चाहे वो बस आए और दरख्त लगाए। दरख्त भी प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी सिर्फ आपने आना है, खोदना है और दरख्त लगाना है और एक एक्टिविटी में शामिल होना है, ताकि आप अपने बच्चों को लेकर जा सकें, आप खुद जा सकें, और जो है वो आप कोई भी, उन्होंने प्रेसेंस में जगह बना दी है, क्योंकि अर्बन फॉरेस्टिंग का भी वो कॉन्सेप्ट लेकर आए, तो उसको आबाद करने के लिए भी कि चलें एक लेबर भी तो चाहिए लगाने के लिए, तो उन्होंने कहा आप कुछ ना करें, आप आएँ और सिर्फ दरख्त लगाएं और इस एक्टिविटी में और इस ड्राइव में हमारे साथ शामिल हों, जो कि जश्न आज़ादी से उन्होंने लिंक की है। तो इसी तरह हम अपनी हर गली मोहल्ले की कम्युनिटी बनाकर, अपने आस पड़ोस के 10-8 घर मिलाकर, अपने बच्चों को मिलाकर, अपने घर वालों को मिलाकर, ये ड्राइव अपने हर गली में, हर मोहल्ले में
कर सकते हैं, हमारा शहर हम ग्रीन खुद बना सकते हैं। तो गो ग्रीन की बातें होती हैं। जश्न आज़ादी में हम देखते हैं कि हर तरह के जो है हमें नज़र आ रहा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम करना है वो हमें प्लांटेशन के लिए करना है। इसी बात के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तो जनाब हम बात कर रहे थे कि बारिशों का मौसम है और सीज़न चेंज हुआ है, तो कराची की सड़कें तो टूट गई हैं। कहाँ कहाँ तबाही का शिकार हैं सड़कें, महराज भाई ज़रा बताएं, आप अभी शिकवे कर रहे थे। तो देखिए, शहर में सूरत हाल तो इस वक्त ये है कि जहाँ जहाँ पर कारपेटिंग हुई थी ना, खासतौर पे पिछले एक महीने के दौरान में, वहाँ की तो ऐसे गायब हुई है वो कारपेटिंग, वो जो पैच उन्होंने बनाए थे। धुलने गया ना बारिश में, मतलब वो ऐसा लग रहा है जैसे उसमें घुल गया सब कुछ ना और इतने गहरे गहरे गड्ढे बन गए कि अब जाहिर सी बात है लोगों की गाड़ियाँ भी लग रही हैं, मोटरसाइकिल वाले बेचारे अलग परेशान हो रहे हैं। बहुत से इलाकों में हमने देखा मोटरसाइकिल वालों को हादसा पेश आए हैं। अब बात यह है कि पानी एक जगह अगर भरा हुआ है और पानी में नीचे गड्ढे भी पड़े हुए हैं तो बंदा कहाँ जाएगा बेचारा। खाली हम तो चले ज़्यादा दूर की बात भी नहीं करते। अब कोरंगी डिस्ट्रिक्ट एरिया जो है हमारा, कॉजवे वाला जो रोड है जो कि बलुश करनी पुल पे जाता है, तो उसका ही हाल इतना ख़राब हुआ है कि वहाँ से 3-4-5 दिन हो गए हैं, वहाँ से निकलना इतना अजाब है कि वहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल जाहिर सी बात है स्लो हो जाता है। हर बंदा ही चाहता है कि मेरी गाड़ी नीचे ना लगे, तो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे होते हैं। तो कोई पूछने वाला देखने वाला ही नहीं है कि कारपेटिंग अगर हुई भी थी तो भाई किस बजट में हुई थी, उसकी थिकनेस क्या थी, उसमें कितना मटेरियल डलना था, उसको देखने वाला कोई नहीं है। कारपेटिंग भी ऐसे हो जाती है कि दिन में आप यहाँ से गुजर के जाएँ, दूसरे दिन सुबह में आएँ तो रात को काम हो चुका होता है और उस वक्त हमें बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि जी बड़ा चलो भाई हो मामला बेहतर है। लेकिन एक बारिश हर चीज़ की कलई खोल देती है। इतने सारे दावे, इतने सारे मामलात होते हैं, संगे बुनियाद भी रख दी जाते हैं और इफ्तिताह की तकरीब भी रख दी जाती है, हज़ारों लोग खाने खा के भी चले जाते हैं, बिरयानियाँ बढ़ जाती हैं और हद हो गई कि एक बारिश हुई और उसके बाद वो सड़क कहाँ गई यही नहीं पता चला। अब वो दोबारा बनेगी, दोबारा टेंडर पास होगा, दोबारा जो है बिरयानी मिलेगी, दोबारा जो है वो संगे बुनियाद रखा जाएगा। बस मतलब ये नेक नियति वाला अमल है, किसी और का नाम होगा, बिल्कुल कार खैर में सब हिस्सा लेंगे। तो ये पूरे शहर की ये सूरत हाल हुई है। अच्छी सड़कें जो थी वो उनको हम देख रहे हैं कि दफ़ा हल्की, देखिए अभी तक शहर में तेज़ बारिश नहीं हुई है जिसको कहा जाए कि जी बहुत तेज़ और मूसलाधार बारिश हुई है और तबाही हो गई, ऐसा नहीं हुई है। ये तो नॉर्मल बारिश हुई है यहाँ पर, या तो हल्की हुई है या थोड़ी सी तेज़ हुई है, उसमें ये हाल हुआ है। और अगर बारिश तेज़ हो गई वाकई जिस तरह से प्रेडिक्शंस हो रही है कि जी मानसून का जो सीज़न है इसमें इस पहल के अंदर बहुत ही गरज चमक के साथ बारिश होगी, तो अगर वो हो गई तो फिर हम कहाँ खड़े हैं आप बताइए ना। खड़े होने की जगह नहीं, फिर तैरेंगे आप। जी यही समाचार नहीं। अभी तो आप ये जो सवालात हमारे महराज भाई कर रहे हैं तो मैं तो हैरान हूँ कि तो माशाल्लाह से 80 मिलीमीटर से भी ऊपर बारिश नहीं हुई है कराची में, उसमें ये हालत है। अब मैं आपको बताऊँ, ये वीकेंड बारिश हो रही थी तो घर वाले पीछे पड़े शाम को, मतलब 3:30-4 बजे, तो उन्होंने कहा चलो भाई सी व्यू की तरफ। तो मैंने कहा उधर ज़्यादा रश होगा, तो हम लोग चले गए ख़ैबान इत्तेहाद की तरफ, जो फेस 8 जो है वहाँ पे एक आपने देखा जंपिंग कैसल वगैरह का जो बना है बच्चों के लिए, तो वहीं पे उन्होंने बहुत अच्छे ज़बरदस्त बनाया है और सेलिंग क्लब बना रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे फैमिली आई हुई थी और बहुत मतलब ऐसी फैमिली थी और वो गार्ड खड़े हुए थे, तो वो बाइक वाले इन सबको नहीं आने दे रहे थे, जो माशाल्लाह से सब आ जाते हैं, तो सब इंजॉय कर रहे थे। तो हम वहाँ पे थे, तो फिर इलाके में हम घूमे थोड़े से डिफेंस में। मेरी 8-7 साल की बेटी है, वो मुझसे कह रही है बाबा यहाँ टूटी हुई सड़कें नहीं होती क्या? अच्छा, मैं उसको देख रहा हूँ, मैं वाइफ को देखा, मैंने कहा कहाँ से लाती है भाई, ऐसे 7 साल की बच्ची ये मुझसे पूछ रही है कि बाबा यहाँ टूटी हुई सड़कें नहीं होती हैं। और हम जब घर से निकले थे, मैं बताऊँ 13D से जब हम आए और सिविक सेंटर के लिए, तो मेरी गाड़ी जो है ना, मतलब पूरा यूं हिल रहा था। मतलब इनको कोई शर्म नहीं आती है, मैं बताऊँ आपको। आप नीपा पे चले जाएं, ठीक है, आप ब्रिज से नीचे से अगर आप क्रॉस कर रहे हैं और आप आएँ और जो नीपा ब्रिज से लेफ़्ट लेते हैं सर्विस लेन से, जो आपने वो देखा होगा वहाँ पे चेज सुपर स्टोर भी है, वो भी है, तो वहाँ से आप जब क्रॉस करते हैं आपकी गाड़ी अगर क्रॉस करके दिखा दे, व्हाट 4x4 चाहिए। इनको कोई शर्म नहीं आती है और वो इतना रश वाली जगह है, हर वक्त ट्रैफिक जो है जौहर जा रहा है, जौहर से आ रहा है, और वो पूरा रोड आप उसकी हालत देखें। की पॉइंट्स हैं, फिर आप आए गुलशन पे, बहुत सिंपल पॉइंट्स बता रहा हूँ। गुलशन से आप आ रहे हैं, आप नीचे से क्रॉस हुए गुलशन चौरंगी के लिए, आप गाड़ी लेके चलिए, आपकी गाड़ी में एक दफ़ा में आवाज़ ना आ जाए ना, वो ऐसी है कि मुंजो दड़ों की सड़कें अच्छी होंगी। बिल्कुल ऐसे। अब मतलब इनसे कौन सवाल करे। अब वो बोलते हैं बारिश हो रही है तो उसकी वजह से सड़क ख़राब हो गया। अब महराज साहब जैसे सवाल उठाया कि जो आपने रिपेयर की, वो तो सड़क की पॉइंट है 22-24 कराची शहर के, उसकी हालत ही यही है।
वो बन ही नहीं सकते हैं। आप सफारी पार्क से पहले आ जाएं, वो एक पॉइंट है वहाँ पे पानी, वो अगर हम जाएं वहाँ पे मतलब आप ज़िंदगी में कभी नहीं बन सकता, वो ना बनाएंगे। तो बड़ा अच्छा, खैर अच्छा बोल रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, सोशल मीडिया पे मैंने देखा और कुछ रिपोर्ट भी हुआ है, वो बफर जोन के इलाके में एक साहब बाइक पे जा रहे थे, पानी भरा हुआ था, तो वो बीच में मेन होल आ गया। अब वो इतना हिस्सा उनका बाहर था अल्लाह, पानी से, और उनकी बाइक भी अंदर और उनका तकरीबन आधा हिस्सा भी अंदर। तो उसको भी बड़ा लोगों ने उसको कहा किया कि मतलब कैसे। ये तो बड़े हैं बच्चे जो मैनहोल्स में गिर जाते हैं और डूब जाते हैं। कितने जब हमने हमारे लास्ट देख टाइम मैंने लो बताया था, दरियाई लास्ट में वाली जो बारिश हुई थी 13D पे, वो नहीं नाले गटर के ढक्कन हटा देते हैं, जब पानी होगा आपको मुझे कैसे पता चलेगा वहाँ पे ढक्कन है। वो फैमिली बच्चों के साथ लगे, मैं सीरियस 2 दिन तक जो वो गिरे थे, बच्ची को चोट लगी, उसकी चोटें आई। लास्ट टाइम प्रोग्राम में भी मैंने बोला था, मैं आपको सीरियस, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनको बैठाओ, इनके बच्चों को बैठाओ मोटरसाइकिल पे और पानी मतलब ढक्कन हटा के पानी में उनको छोड़ दो। तो उनसे पूछोगे, जब आपके बच्चे को लगेगी तो आपसे शक्ल पूछूंगा, आप किससे सवाल करोगे? आपके 4 साल 5 साल का बच्चा अगर ज़ख्मी हो रहा है और किसके हादसे का शिकार? आप पेन तो है ही नहीं ना। और वो आवाम के नुमाइंदे हैं भाई, पता नहीं कौन से आवाम के नुमाइंदों ने सिलेक्ट किया है। और मतलब इनको अगर पब्लिक में हम जाते हैं ना, जब उनसे बात करते हैं, अब पता है रमशा, यकीन करें क्या बोलते हैं, मतलब जैसे हम भीख मांगने कहते हैं यार माफ़ करो यार, कुछ नहीं होना। उनका जवाब ही होता है ना अशरफ भाई कि आपके बोलने से होगा क्या जी, क्योंकि ढीठ इतने हो गए हैं कि सुनवाई तो कोई है ही नहीं। और शर्म भी आप नहीं है। इदारों में भी सामने भी बैठकर आप मेयर कराची से भी बैठ के सवाल करेंगे ना, वो भी ऐसे जवाब देंगे। अरे मिनिस्टर आते हैं, कोरंगी में आते हैं, फेडरल एरिया में आते हैं, आपके कराची चैम्बर में आते हैं, उनको सवाल कर दो तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं क्या कर दिया। भाई हम आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम हमसे सवाल करते हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं तो आप इसका जवाब दो। सड़कें कब बनेंगी, जारी मंसूबे कब मुकम्मल होंगे, नई स्कीम आपने कोई दी नहीं है। कराची में जो खुदा का वास्ता है, जो जारी मंसूबे हैं उसको मुकम्मल कर दें। आखिर इस कौम को, इस शहर के बासियों को कब ये मंसूबे मुकम्मल होंगे? नहीं होंगे ये जब तक ये लोग बैठे हुए नहीं होंगे मंसूबे मुकम्मल। बस क्या करें। अच्छा जी, खबरें और भी हमारे पास, आगे बढ़ते हैं। ये गवर्नर सिंध की तब्दीली का फैसला फिर दोबारा से चहमकोइयाँ हो रही हैं, क्या है दोबारा बातें हो रही हैं महराज भाई? देखिए, गवर्नर सिंध पूरा 1 हफ्ता हो गया है, इस तरह की चहमकोइयाँ चल रही हैं। कुछ जो मीडिया की फील्ड से और अखबारात की फील्ड से वाबस्ता लोग हैं, उन्होंने कुछ कयास आराई शुरू की थी, और उसके बाद बशीर मेमन साहब का सुनने में आया था कि उनको गवर्नर बनाया जा रहा है। लेकिन जब उनसे भी कुछ सहाफ़ियों ने रब्ता किया तो उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, सही, मुझे नहीं बनाया जा रहा। अच्छा, इस हवाले से जब गवर्नर साहब से भी मालूमात की गई तो उन्होंने भी कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, MKM के जो लोग थे, ख़ास तौर पे खालिद मकबूल सिद्दीकी वगैरह, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने भी इस पर कोई ख़ास ऐसी मतलब से उनका ये कहना था कि ये मुमकिन नहीं है। फारूक सत्तार साहब का बयान भी सामने आ गया कि ऐसा तो हो नहीं सकता, और उन्होंने तो धमकी भी दाग दी फ़ौरन। माशाल्लाह, अब देखें ना, अब क्या MKM की पोजीशन, ऐसा कुछ था ही तो कई बात की धमकी। देखिए बात यह है कि मिजाज नहीं बदला। हम सब क्या, पूरा मुल्क जानता है, पूरा कराची जानता है कि इस वक्त उनकी पार्टी की पोजीशन है क्या। उस पर भी वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत छोड़ देंगे, हम हुकूमत का साथ छोड़ देंगे। फितरत नहीं बदलती, तो मिजाजन जो है ना, गुस्सा नहीं वैसे इनको ये लेकिन हंसते हुए गुस्सा नहीं हराम बोलना चाहिए भाई। मतलब मेरा ये एहतजाज है, इनको ये हंसते हुए नहीं बोलना चाहिए। नहीं, देखिए ये तो मैं जानबूझ के नहीं हंसा, आंसू भी निकल ठीक है ना। बात यह है ना कि खैर उनका गवर्नर साहब का जो है इस वक्त रहना यहाँ अच्छा भी है, ऐसे कि जैसे उन्होंने कोर्सेज वगैरह करवाए लोगों को, बच्चों को और तालिब इल्मों को फ्री में कोर्सेज हुए। तो बहरहाल अच्छा भाई, आप बताएं ना कुछ, कितने काम किए गवर्नर साहब ने? जी, अब वो इतने काम किए हैं कि वो जो IT सेक्टर की जो फ्री सर्विस आपने कल ही खबर दी महराज थी। भाई जो हंस रहे ना, वो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, वो मेरी और अशरफ भाई की शक्ल देख के हंस रहे कि जब महराज भाई बोल रहे और हम लोग किस तरह उनको सुन रहे। परेशान ना हुआ बाबा। आप क्या पी रहे हैं? आप चाय पी रहे हैं? जी हाँ, कॉफी? चाय चल रही है। अच्छी है, गर्म है, गर्म नहीं, अब तो खैर ठंडी हो गई है, लेकिन बहरहाल देखें बात यह है कि गवर्नर साहब ने अच्छे काम किए हैं, जो बात है मानने वाली, सही, वो हमने देखा भी। और उसके बाद ये कि इस तरह की चहमकोइयाँ हमेशा सियासत में होती रहती है, क्योंकि एक थोड़ा सा वक्त भी उनको गुजर चुका है। तो जब भी यहाँ पर किसी भी अकाबरीन में से किसी को ज़्यादा वक्त हो जाता है तो उसके लिए ऐसी बातें शुरू की जाती हैं। तो लेकिन अभी तक जितने भी हमारे ज़राए हैं और उनसे जो हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, तब्दीली अभी फ़िलहाल जो है वो मुतवक्का नहीं है। सही, तो तब्दीली मुतवक्का है नहीं है। अशरफ भाई का कमेंट भी लेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
जी अशरफ खान साहब, आप कुछ फरमा रहे थे, गवर्नर साहब की तब्दीली होगी नहीं होगी? नहीं, वो तो अफवाहें तो पहले भी चली, फिर उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी से भी बोला और सब ने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारी बिज़नेस कम्युनिटी उनकी तारीफ़ की। और जो इक़दामात उठा रहे हैं, मिराज भाई ने भी बताया कि एजुकेशन के हवाले से एक सिंगल पर्सन खुद से कोई हुकूमती फ़ंड ले के नहीं वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुकूमत भी कर सकती है अगर चाहे तो। इन्होंने ये पैगाम दिया है और बहुत बड़ा पैगाम है। एक दो बच्चे नहीं, हज़ारों बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और यकीन करें, मैंने भी विज़िट किया था और जो मेरा बेटा भी अभी उसको 2-3 जगह हम चेक करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हम चाहे यकीन करें, आप ऑनलाइन चेक करें, बहुत महंगे और $8,000 का कोर्स है। $8,000 आप अमाउंट तो करें, 280 रुपये से मल्टीप्लाई करें तो लग पता जाएगा। जो बाहर बैठ के हंस रहे हैं तो उनसे बोलें कि एक बच्चे को एक कोर्स $8,000 का आप करा के तो दिखाएं। हज़ारों बच्चों को करा रहे तो उसके उनके लिए तो मेरी तरफ से दुआ है कि उनको अल्लाह मियां और उनकी सपोर्ट मिले, उनको वो रहें। कोई बंदा तो है ना काम कर रहा है अगेंस्ट एक गवर्नमेंट जो 20 साल से यहाँ पे है सिंध गवर्नमेंट में, और उनके सामने एक बंदा खड़ा हुआ है जो वफाक का नुमाइंदा है, वो वन सोल खड़े होकर जो अपने दोस्तों से मदद ले रहे हैं जो भी, लेकिन गवर्नमेंट से 1 रुपया टका नहीं दिया है। और किससे? अपने दोस्तों से फंड्स रेजिंग की है। जो दोस्त यानी बिजनेस, वो खुद बिजनेसमैन है। गवर्नर सिंध जो हैं वो खुद बिजनेसमैन है, बिल्डर भी हैं, और इसकी वजह से उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से वो फंड भी रेज कर रहे हैं। देखिए अशरफ भाई, होता क्या है कि ना, सभी की जो हमारे सियासतदान या ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन सभी की दोस्तियां हैं। मैं इनको नहीं मिलेंगे पैसे, सबकी शुगर मिले हैं, सबकी जो है वो फलानी ढिमाकी जो है वो कंपनी चल रही हैं। अब तो IPPs में भी नाम आ गए हैं, सबको घर बैठे भी पैसा मिल रहा है। सही है। अभी जो आपने कोर्स की बात की, अगर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लें, 22 लाख 22.5 लाख जो है ना अमाउंट बनता है फ्री कोर्स, जो अच्छा आपका प्रॉपर जो है, जिसमें आर्टिफिशियल शॉर्ट कोर्सेज भी हैं, थोड़े सस्ते भी हैं जो आप कर लें, लेकिन सस्ते भी वो कोई इतने सस्ते नहीं, इतने सस्ते नहीं। आप उठा के वो 5-8 लाख रुपए का सस्ता कोर्स जिसको हम कह रहे हैं, सबसे तो नौकरी कंफर्म है ना। और ये तो आप ये जो अच्छी यानी सर्टिफाइड आप ये बता रहे हैं, तो ये तो और ज़्यादा महंगी ट्रेनिंग्स हैं। लेकिन बात क्या है कि उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अपने कॉन्टैक्ट्स को यूटिलाइज करते हुए कुछ ना कुछ वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वरना सबके कॉन्टैक्ट्स हैं, सब करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इदारों में बैठ के फंड्स ले, अभी हम सड़कों की बात कर रहे थे, तो बगैर कॉन्टैक्ट के वो तो काम होना है ना। फंड आ रहा है भाई हुकूमत का और लगाना है, ऐसे ही है। तो हम तो वहाँ पर भी गैर दयानतदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। तो कम से कम चलें कुछ वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करते हुए जो करें। उस पर भी बड़ी तकलीफ है लोगों को, बड़ी शोशा करते हैं और तस्वीरें बनवा लेते हैं और यहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो बगैर किए जो तख्ती के साथ तस्वीर लगा के निकल जाते हैं, उस पर तो किसी को तकलीफ नहीं है। जो कुछ कर रहा है उसको, वो अगर तस्वीर लगा दे तो आप लोगों को बड़ा। अच्छा, आपने भी रिपोर्टिंग की, आप ये बताएं कितना मुश्किल होता था। मुझे याद है गवर्नर हाउस में जाना, एज नहीं आप घुस नहीं सकते। जर्नलिस्ट जो है, मैंने अभी आप जाके देखें, बच्चे इजीली जा रहे हैं। इतनी खुशी हो रही है कि गवर्नर हाउस लग रहा है कि कोई ओपन डोर, कोई ग्राउंड है जिसमें मैं जा रहा हूँ। वो बच्चे, हज़ारों बच्चे और बच्चियाँ वहाँ जा रही हैं। और वो कौन लोग हैं, आप जाके मिले ना उनसे, आप एक प्रोग्राम करें कभी। अच्छा, मैं गई हूँ, मैंने शो किया ना ईद का शो, तो मैं भी जाकर हैरान थी। इफ्तार भी हो रही थी, तो हम रिकॉर्ड करने गए, तो हमारी पूरी टीम गई। तो मैंने जाके देखा, मैंने कहा यार इफ्तार का एक तो निज़ाम वहाँ पे इतना, हम बाद में गए थे, लेकिन उन्होंने ठका के मिनटों सेकंडों में सब कुछ नॉर्मल किया। कितने लोग आ रहे थे, कोई कचरा नहीं, कोई गंदगी नहीं, सारा उन्होंने इंतज़ाम किया था, सफाई की, सब कुछ आपको नीट एंड क्लीन आपको ले जाया, बिठाया। उसके बाद आप वो जो इंटरव्यू के उनके स्केड्यूल हुआ था वो दिया, और उसके बाद जो है वो उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो सब कंटिन्यू चल रही थी। तो बात ही कि मिलनसार भी हैं। अभी 14 अगस्त के हवाले से भी उन्होंने जो है ना वो गवर्नर साहब ने बड़ी तैयारी की हुई है और कह रहे हैं कि गवर्नर हाउस में जश्न का समा होगा, ओपन फॉर ऑल होगा, और आतिफ असलम साहब को भी उन्होंने इनवाइट किया है। तो जी कह रहे हैं कि कॉन्सर्ट होगा, शुजा साहब जाने के लिए पढ़ तोल रहे हैं। तो मैंने कहा भाई जाएंगे ज़रूर, क्योंकि जश्न आज़ादी का तो एक समा बन जाता है। और फिर वही वाली बात कि आप जो सरकारी दायरे में तो आपको घुसने की जगह नहीं मिलती। वो कह रहे हैं ओपन फॉर ऑल है भाई, आओ जश्न। बहुत बड़ी बात है गवर्नर हाउस। अगर आपको याद हो, इससे पहले जो वफाकी गवर्नमेंट बनी हुई थी, उसका ये दावा था कि भाई इसको हम यूनिवर्सिटी ओपन करेंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, इसमें पब्लिक आएगी। लेकिन हमने उस दौर में ये देखा कि ऐसा नहीं मुमकिन हुआ। ये मुमकिन हुआ तो इनके दौर में हुआ, गवर्नर कामरान खान टिसोरी के दौर में हुआ, और बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात जो अभी हमने की कि भाई सिर्फ एक गवर्नर ऐसे गुजरे, यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है कहना, क्योंकि ये कर्ज रह जाएगा। हकीम मोहम्मद सईद साहब जब थे, तो हकीम साहब ने गवर्नर हाउस को तो नहीं, लेकिन अपने तौर पे जब उन्होंने ऐलान किया कि मैं यूनिवर्सिटीज़ का क़याम करूँगा, तो वो मदीनतुल हिकमत कायम करके गए, यूनिवर्सिटीज़ का क़याम किया।
तो बतौर गवर्नर उनकी खिदमात को हम नहीं भूल सकते, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा नहीं आया जिसने जो है तालीम पे या किसी इस तरह से काम मैं एक तरीके से यूनिवर्सिटी बना दी उन्होंने, अंदर बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और उसमें भी एक चीज़ आई है, वैसे खबर क्या है, अब वो खबर तो कुछ दिनों पहले ये आई थी कि जो ट्रेनर्स हैं उनको पैसे नहीं मिले अभी, और ये जो सर्टिफिकेशन हैं ये खतरे में पड़ सकती हैं, क्योंकि वो उनको जो है वो कोर्स का इनका मसला है। नहीं, उसमें तो अब अल्लाह आलम वो भी एक प्रॉब्लम्स आती हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि गवर्नर साहब अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, हम नज़र भी आ रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ जो हमारे दीगर मिनिस्टर्स हैं ना और आला अफसरान हैं, उनसे भी लोग करीब होना चाहते हैं। अच्छा, उनसे कौन लोग करीब होते हैं? ताजर बिरादरी हो गई, सनतकार हो गए, दीगर कारोबार करने वाले लोग हो गए, और वो काम भी करना चाहते हैं। तो अगर जिस तरह गवर्नर साहब ने लोगों को अपने साथ मिलाया है तो इसी तरह वो दूसरे अफसरान मिनिस्टर्स भी लोगों को अपने साथ मिलाकर शहर की भलाई के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको इखलाकी जुर्रत करनी मिनिस्टर पड़ेगी। बगैर मिलाए भी कर सकते हैं भाई, इतना फंड वो आता वैसे तो है। कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पब्लिक बहुत अच्छी है, वो सब कुछ करना चाहती है, सही कह रहे हैं। खिदमत भी करना चाहती है, पैसा भी खर्च करना चाहती है, लेकिन बात ये कि आप उनको स्पेस दें, उनको आप बुलाएं, उनको इज्जत दें, तो उनके साथ मिलकर आप शहर को मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपसे नहीं हो पा रहा सरकारी कैपेसिटी में, तो अभी हमने कल परसों तो आपके साथ शो किया था ना, जिसमें वो आए थे कम्युनिटी पुलिस के चीफ जो आए थे, अब वो मिसाल है ना एक पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने अशरफ भाई 250 कैमरे लगा दिए, और जो आपको मतलब हाईली क्या कहते हैं उसको, न्यू टेक्नोलॉजी कहेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आपने लगा दी, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लगा दिए, थानों में कंट्रोल रूम कायम कर दिए। तो भाई हमारा सेफ सिटी नहीं बना अभी तक। वो सेफ में रखा हुआ है। और मज़ेदार बात अशरफ भाई ये है कि उनके यहाँ कैश की ट्रांजैक्शन ही नहीं है। उनके साथ जो भी जोड़ रहा है ना, वो कैमरे ला रहा है और कैमरे लगा रहा है तो उनके साथ जोड़ रहा है। उन्होंने अकाउंट ही नहीं खोला कि अकाउंट होगा तो कैश आएगा, कैश आएगा तो कैश जाएगा। वो ये कह रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी से है या अशरफ खान इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो कहते हैं 10 कैमरे दे दें, आप 4 कैमरे दे दें, जगह बता दें यहाँ यहाँ मैं अपने इलाके में लगवाना चाह रहा हूँ, कह रहे हैं आप अपनी जगह पर लगाओ। तो उनका ये एक अच्छा मॉडल है, मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात कि आप जिस भी इलाके में लगवाना चाहें आप बता दें, उनको इन्वेस्ट करके दे दें, ये ले लें आप और ये लगा दें। अच्छा जी, ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन जाते जाते ज़रा जो मौसम की सूरत हाल है उस पर भी नज़र डालेंगे कि आज मौसम कैसा है। तो दिखाइए पहले कि मौसम कैसा रहेगा आज दिन भर। मौसम तो भाई बड़े अच्छे टेम्परेचर हो गए, 30, 31 और 32 तक जो है वो आज जाने का इम्कान है, और क्लाउडी वेदर है, और हल्की हल्की सी हम रात में भी देख रहे थे कि फुहार पड़ती रही, जिसके बायस मौसम खासा खुशगवार हो गया है, शहरियों के मूड भी खुशगवार हो गए हैं। कल हमने देखा कि काफ़ी सारे लोगों ने घूमी पार्टी भी की है, तो अच्छा मौसम एंजॉय किया है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। जनाब, अब सबसे पहले नज़र डालते हैं कि आज करेंसी रेट्स क्या हैं, आइए देखते हैं। तो कैनेडियन डॉलर बढ़ता जा रहा है, 207.7 पे आ चुका है। इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं, यूरो की अगर बात की जाए तो 306.81 इसका करंट रेट। सऊदी रियाल 74.55 थोड़ा नीचे आया, बहुत बड़ा हुआ था। यूएस डॉलर की अगर बात की जाए तो 280.4 पे जो है वो इस वक्त यूएस डॉलर पहुंच चुका है। डॉलर में नीचे आने का इम्कान कुछ जाहिर किया जा रहा है कि नहीं, अभी बहुत बढ़ेगा। फिर आप हंसेंगी, फिर वो नाराज IMF वाला मसला बस रहने दे, चुप है। वो गुस्सा आ जाता है मुझे वो बात सुन के, मूड ख़राब हो जाता है। बुक बैंक का जो क़याम है वो किया गया था ताकि किताबें बच्चों के जो है वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे वाली तो खैर नौबत ही नहीं आई, दूसरे में किताबें जो है वो वापस नहीं आ सकें। वैसे ये प्रोजेक्ट तो बड़ा अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ कामयाब नहीं हुआ। एक तो पहले ही दरसी किताबों का 13 लाख की शॉर्टेज अभी भी है, बटने के बाद भी बिल्कुल है। और उसके सिर्फ सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में है, हाँ प्राइवेटली तो सब आ रहा है। हाँ, जो प्राइवेट हमारे यहाँ सरकार की तरफ से जो सरकारी पब्लिशिंग सेंटर है, अच्छा, वहाँ से उसमें ज़्यादातर प्राइवेट में तो कर भी ऑक्सफोर्ड वगैरह ये सब इस्तेमाल रहा है ना, सिंध टेक्स्ट बुक कहाँ पढ़ाया जा रहा है, ब्रांडेड ना, ब्रांडेड। अब इसमें मसला ये है कि एक तो हमारी आपस में जो बच्चे लोग भी हैं, वैसे ही निकल रहे हैं। लोगों को ये चाहिए कि भाई वो खुद से, मतलब वालिदैन को ये चाहिए कि बच्चों की जो बुक्स हैं तो उनको वो वहाँ पर जमा कराएं। अच्छा, दूसरा इसमें फैक्टर ये भी है कि आपने देखा होगा उर्दू बाज़ार में जो है बहुत सारे केबल्स लगे हुए हैं, जहाँ पर आपको पुरानी किताबें जो हैं वो अच्छे रेट्स में मिल जाती हैं। तो जिन लोगों को अब इन्होंने बुक बैंक बनाने के लिए अवेयर किया था, तो उनमें से आधे से ज़्यादा लोग तो वो किताबें फ़रोख्त कर देते हैं, भाई उनको भी 2 पैसे मिल जाते हैं। उसके बाद जिसका कारोबार है उसका कारोबार चल जाता है, और फिर जो नीडी बच्चा है उसको वो बुक भी मिल जाती है वहाँ से आधे रेटों में। तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो इनका तजुर्बा है ये नाकाम रहा,
कि इसमें एक तो लोगों ने ज़ाती तौर पर दिलचस्पी नहीं ली। अगर ज़ाती तौर पर दिलचस्पी होती वालिदैन की तो वो बिल्कुल ऐसा करते, वहाँ जमा कराते या स्कूल में वापस भिजवाए थे कि भाई आप भिजवा दीजिएगा जो भी आपने बैंक बनाया है। लेकिन लोगों ने इतनी सरगर्मी नहीं दिखाई। हाँ, दूसरा जो मैंने आपको फैक्टर बताया वो कारोबारी है। उसमें जो है स्टॉल्स लगा के वहाँ लोग बैठे होते हैं, छोटे छोटे केबिन लगा के बैठे हुए हैं वहाँ पर उर्दू बाज़ार में, और वहाँ से आपको तमाम किताबें जो है वो आधे से भी आधे रेट में जो है वो मिल जाती हैं। पिछले साल वाली, 2 साल पहले वाली भी अच्छी कंडीशन में होती हैं वो, तो लोग उनको फ़रोख्त करके जाते हैं, उनको बेच देते हैं। 2 पैसे वो भी कमाते हैं, फिर 2 पैसे वो लोग कमाते हैं जो ये कारोबार कर रहे हैं। और जो अगर मेरे जैसा शख्स अगर वो बुक्स लेने जाता है तो मुझे भी आसानी हो जाती है। इस वजह से शायद ये इनका जो बुक बैंक का जो क़याम है ये मतलब चल नहीं पाएगा, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बिज़नेस है किताबों का। अशरफ भाई मैं बताऊँ, मेरी बेटी का क्लास 3 में चली गई माशाल्लाह से, तो उसका आया कि एक बुक्स वगैरह तो ले ली, क्योंकि वो तो आपको लेनी है ब्रांड, तो ब्रांड तो ले ली। उसके बाद एक थे स्टोरी टेलिंग की ना, रमशा यकीन कर 8-8 पेज की, अच्छा वो थी, और 8 हैं वो स्टोरी टेलिंग की। वो मैंने पूछा तो उस पर देखा 2800 रुपये की। वो मैंने कहा क्यों दूँ भाई 2800 रुपये? तो उर्दू साइंस बैतुल मुकर्रम है मस्जिद जो गुलशन में, उसके सामने जो है वहाँ बैठे हुए। आप यकीन करें, दुनिया की कोई किताब, कोई बुक आपको लेनी है ना, उर्दू बाज़ार नहीं, वहाँ चले जाएँ आप। मैं वहाँ गया, 3 स्टॉल पे मुझे मिली, और मैंने आइडिया लेने के लिए सबसे लिया। पता है कितने की मिली वहाँ? 550 रुपये की। अच्छी शक्ल में यूज़ थी, लेकिन उसने सेकंड हैंड जो मुझे दी 550 रुपये की दी। वो 8 किताबें, वो छोटी छोटी 4-6 पेज 8 पेज की, मोटी गत्ते वाली नहीं होती, वो स्टोरी टेलिंग की। अब मैं 2800 रुपये देता और ये 550 रुपये दिए, वो सारी, अच्छा प्लास्टिक कवर भी चढ़े हुए थे, मैं बड़ा खुश में लेकर आ गया। अब ये है कि मगर वो जो बच्चों के जो माइंड में ना कि नहीं चाहिए वो चाहिए, फिर उसको समझाया भी मैंने कहा ये देखो ये है, और इसको तो आप पढ़ेंगे, उसको रख देंगे। मगर ये आप बुक्स देखें ना, हमें बच्चों जो अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, पीटर गोज़ टू मार्केट, पीटर गोज़ टू वो, आप सोचें हमारा जो माशरा है, ठीक है, हमारे वो बच्चे सवालात करते हैं वालिदैन से, पीटर कहाँ है? अब वो पीटर जॉनसन, पता नहीं कौन कौन। पहले तो अली अहमद जाते थे मार्केट सामान लेने। तो आप अपना इतनी कैटेगरी अपडेट करें। आप उर्दू की, इस्लामियात की किताब देखें, जो मैंने पढ़ी है ना, आपने जो पढ़ी है वो भी अभी वही पढ़ रहे हैं। अच्छा। बुक छपती है हमारी जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है, आप जाएं तो आप जो आई चंडीगढ़ रोड के उधर ऑफिस है, वहाँ जाके उनसे पूछें क्या अपग्रेड किया है आपने किताबों में। वो वो जो दरसी किताब चली आ रही है, बस उसका मॉडल जो उसका दोम सोम ये करके आ रही है। आप ये देखें कि ये कितने तेज़ हैं, जिनके कोर्सेज हम पढ़ा रहे हैं, हम जिनकी नकल कर रहे हैं उठा कर, हम समझे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो कितना प्लान के साथ करते हैं। पहले हम एक राइम याद करते थे जिसको हम पोम कहते हैं, हम तो अपनी ज़बान में पोएम कहते रहते थे, लेकिन वो पोम है। अच्छा, वो पता लगा बच्चे स्कूल गए तो कि ये पोम है। अच्छा, उस पोम में क्या है कि जी पहले हम करते थे ना बेबी बेबी यस मामा ईटिंग शुगर नो मामा। अब वो चेंज होकर जब ये करिकुलम आया तो उसमें जी जॉनी जॉनी है। भाई बेबी से भी वही आप राइम याद करा रहे थे, और जॉनी, लेकिन वाई जॉनी? क्योंकि वो अपनी हर चीज़ मतलब कितना सोच रहे हैं, जो पीटर की बात कर रहे हैं, तो भाई बेबी बेबी भी तो वही राइम थी ना, उसमें जॉनी जॉनी कर दिया, अब जॉनी जॉनी पढ़ो। तो यानी आपको वो अपनी हर चीज़ कहाँ से लाके किस तरह से इंजेक्ट कर रहे हैं, आप सोच नहीं रहे। वो अपनी हर चीज़ आपके दिमाग में घुसा रहे हैं बचपन से, और आप उसको, आप ओपन फॉर ऑल हैं, आपको जो जहाँ से आ रहा है आप बस उसको खाए जा रहे हैं, आपको नहीं पता आप उसे डाइजेस्ट करने की सलाहियत रखते भी हैं कि नहीं रखते, बस आप उसे ठुसा रहे हैं। तो हमारे यहाँ ये हमारे ये पढ़ाई के हाथ। और एक और चीज़ जाते जाते वक्त क्योंकि अब कम रह गया, बुक बैंक के हवाले से अभी मिराज भाई ने कहा कि ये मनसूबा इस तरह से कामयाब होता नज़र नहीं आ रहा। बात ये मनसूबे लॉन्च कर देते हैं, खबरें चला देते हैं, बुक बैंक बना दिया, हाँ बहुत शोशा हो गई, बहुत अच्छा क़याम है, लेकिन आपने मैकेनिज़्म क्या बनाया? इस बुक बैंक को चलाना कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। आप ये करें कि जब बच्चा क्लास से पास आउट होगा, तो जब एक आप कहते हैं ना कि आपको टीसी या आपको जो नेक्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट है वो तब मिलेगा जब आपकी फ़ीस जमा हुई होगी। ये प्राइवेट स्कूल में भी निज़ाम है, अगले क्लास में आपको बिठाया नहीं जा सकता, तो आपकी वैन की फ़ी क्लियर ना हो तो आपको घुसने नहीं देते अगली क्लास में। तो आप ये निज़ाम बनाएं कि भाई जब तक ये किताबें बच्चे की वापस नहीं आएंगी, ये बच्चा नेक्स्ट क्लास में नहीं बैठ पाएगा, ना ये नेक्स्ट क्लास का कोर्स ले पाएगा, और उसे अच्छी हालत में प्रोवाइड करना या वालिदैन की जिम्मेदारी। अगर किताबें फटी होंगी, ख़राब होंगी, तो ये आप नहीं ला के दोगे। आप ये देखें कि अगले दिन सब कुछ बुक बैंक में जमा भी हो जाएगा, बच्चे अगली क्लास में चले भी जाएंगे, उनको कोर्स भी मिल जाएगा, और पुराना वाला कोर्स नए बच्चों को भी मिल जाएगा। तरीक़ाकार क्या है ये वज़ा करें और उसको डंडे के ज़ोर पे करवा लें तो शायद बहुत बेहतर हो जाएगा। कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारे वालिदैन नहीं करेंगे।
बहरहाल ये हमारा मसला है और ये कौमी मसला है, तो हमें इसके कौमी मसले का हल भी कौमी तरीके से ही निकालना होगा, जिस तरह इनको समझ में आती है। जनाब, आज के सेगमेंट में हमारा मौजू ये है कि पाकिस्तान से बाहर जाने में इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। कई दफ़ा मैं बात कर चुकी हूँ कि मायूसी इतनी फैल चुकी है और हालात बेहतर नज़र होते हुए नहीं आ रहे होते। हमने अभी भी थोड़ी देर पहले हम बात करते कि इदारों का क्या हाल है। हमने ये भी डिस्कस किया कि फ़ंड्स होने के बावजूद जो है हमारे यहाँ जो बेहतरी है वो नज़र नहीं आ रही होती। फिर हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात की कि बतौर कौम भी हम अपना कोई किरदार अदा करना नहीं चाहते। तो इन सारी चीज़ों को जब मिलाते हैं तो हालात ख़राब से ख़राब तर होते हुए हमें नज़र आ रहे होते हैं। और उसमें क्या है, हम अब हर बंदा एक स्केप ढूंढ रहा है कि किसी ना किसी तरह से हमें जो है ना वो मुल्क से बाहर जाने के लिए कोई ना कोई ऐसा तरीका मिल जाए, कोई ना कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां हम चले जाएं और अपनी जो हालात हैं उसको बेहतर बना सकें। अच्छा, दिन ब दिन जो है क्या हो रहा है, बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है। आप देखें कि तनख्वाहें वही हैं, एक्सपेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। एहतजाज हो रहे हैं लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। तो ऐसे में हो क्या रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। 10 लाख के करीब पाकिस्तानी जो है इस वक्त रिक्वेस्ट डाल चुके हैं जो कि अपने पासपोर्ट्स बनवाना चाहते हैं। लेमिनेशन पेपर शॉर्ट हो गया है, हाल ये हो गया है। तो हम इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे कि मायूसी क्यों फैल रही है और क्या इसमें एस्केप प्लान ही बेहतर है या हम इस मुल्क में रहते हुए भी अपनी ज़िंदगियों को, अपने मुल्क को और अपने कौम की हालत बदल सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्पीकर्स मौजूद होंगे, उनको वेलकम करते हैं शो में। इस वक्त मेरे साथ बात ज्वाइन कर रहे हैं मुझे राहिल अख्तर साहब, वेलकम टू द शो। आप एंकर भी हैं, डिबेटर भी रहे हैं, स्पीकर भी हैं और जो है वो मुख्तलिफ शोबों से भी इस वक्त वाबस्ता हैं। तो वेलकम करते हैं आपको राहिल भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। आप कैसी खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो राहिल भाई, सबसे पहले तो ये कि मसला तो हमें भी ये नज़र आ रहा है, हम सब बड़ी तकारीर करते रहे और जो है हुब्बुल वतनी पे बहुत हम सब गुफ्तगू करते हैं, लेकिन बात वही है कि क्या ये हुब्बुल वतनी वाला फैक्टर साइडलाइन होता जा रहा है? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द इशूज़ जो हम इस वक्त फेस कर रहे हैं, या ऐसा नहीं है, कुछ भी सब कुछ अच्छा चल रहा है और जो लोग परफॉर्म करना चाहते हैं वो कर भी रहे हैं इस मुल्क में? देखिए, परफॉर्म जो करना चाहते हैं वो तो कर रहे हैं। हाँ। सवाल ये है कि वो क्या माइनॉरिटी में है, क्या वो मेजॉरिटी में है, आबादी का तनासुब क्या है जो इस वक्त कर रहा है। हम कई सालों से बात सुनते आ रहे हैं, रमशा आपने भी बात रिसर्च में पढ़ी है कई दफ़ा कि जी पाकिस्तान वो उन ममालिक में से है जिनके पास इस वक्त यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, आइडियल पॉपुलेशन है। हम खवातीन का भी एक 55-60% पॉपुलेशन आपकी यूथ पे है, लेकिन किसी भी मुल्क के पास ये तनासुब बहुत अरसे तक नहीं रहता। तो जो ममालिक के पास ये तनासुब आया, उन्होंने उसको कैश इन किया ताकि आने वाले वक्तों के लिए वो उसकी तैयारी कर सकें। जिन ममालिक में इस वक्त इमिग्रेशन खुले हुए हैं उनका मसला यही है कि वहाँ पर एजड लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा हो चुकी है, यूथ कम है, इसलिए वो लोग बाहर से दूसरे ममालिक से लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता अगले 10-20 साल 50 साल तक भी कि बाहर से लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। तो इस वक्त जो पॉपुलेशन मौजूद है, क्या उसको यूटिलाइज़ करने के लिए हुकूमती सतह पर कोई पॉलिसीज़ बन रही या नहीं बन रही? दूसरी बात, मैं ये समझता हूँ कि ये ना इसका एक इंप्रेशन बहुत ही नेगेटिव दिया जाता है मुख्तलिफ लोगों की जानिब से कि जी मुल्क से बाहर जाने में कोई बुराई है। हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें, भारत की, तो भारत ने बाकायदा सिस्टमेटिकली अपनी ह्यूमन कैपिटल को एक्सपोर्ट किया दुनिया भर में। और उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान ने भी ये काम किया था, भुट्टो साहब के दौर में काम शुरू हुआ था, मिडल ईस्ट में कॉन्ट्रैक्ट्स हुए और ह्यूमन कैपिटल को एक्सपोर्ट किया गया। लेकिन जो तवज्जो थी वो थी ब्लू कॉलर जॉब्स पे, लेबर क्लास को, मजदूरों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान में क्यों नहीं तवज्जो दी जाती एक स्किल्ड प्रोफेशनल को एक्सपोर्ट करने पे? भारत ने जब ये किया, उन्होंने IITs बनाई, यूनिवर्सिटीज़ बनी, तालीम दी अपने नौजवानों को। उसके बाद जब वो बाहर गए तो आज आपने देखा दुनिया की जितनी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं उसके जो हेड्स हैं वो सारे इस वक्त इंडियन ओरिजिन है। गूगल का हेड इस वक्त इंडिया से है, IBM का हेड इस वक्त इंडिया से है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो इंडिया से। तो इसको नेगेटिव ही परसीव क्यों किया जाता है, इसको अच्छाई की तरफ क्यों नहीं देखा जाता? दूसरी बात, पाकिस्तान से क्यों जा रहे हैं आपने पूछा, तो देखें किसी भी निज़ाम पे भरोसा उनके लोगों का तब आता है जब वो कंसिस्टेंट हो। हाँ। जब कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो सर्टेनिटी नहीं होगी, फाइनेंशियल सर्टेनिटी नहीं आएगी। तो आज के दौर में आपने जब बात की कि जी टैक्सेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो लोग रुकते अगर उनको टैक्सेस पे रिटर्न मिल रहा होता। दुनिया भर में टैक्सेस पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम वेस्ट में चले जाएं, हम अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इधर की बात करते हैं, अक्सर यूरोप की बात करते हैं, 40% 45% टैक्सेस हैं इन कंट्रीज़ के अंदर। लेकिन उन टैक्सेस का रिटर्न क्या है? मेडिकल फ्री मिलता है आपको, बच्चों की एजुकेशन आपको फ्री मिलती है, स्कूल कॉलेज तक की एजुकेशन आपको लेवल तक की फ्री मिल रही होती है, और आउट क्लास वर्ल्ड क्लास एजुकेशन आपको फ्री मिल रही होती है। हमारे यहाँ जो बेसिक तालीम है, जो बेसिक निज़ाम तालीम है, जिनको आप और हम पीले स्कूल कहा करते थे, गवर्नमेंट स्कूल्स को,
वहाँ पर तालीम का इस वक्त क्या निज़ाम है, वहाँ कौन हमारी किस सोशल क्लास के बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्या आप और मैं मिडिल क्लास के लोग वहाँ जाना पसंद करेंगे उन स्कूलों में? नहीं। तो जब हम वो बेसिक ज़रूरियात नहीं दे पा रहे आज के नौजवान को, तो वो इस वक्त और क्या सोचेगा। हुब्बुल वतनी बहुत अच्छा एक जज्बा है, होना चाहिए हर किसी के अंदर। मेरा ख्याल है मुल्क से बाहर जाके भी खिदमत मुल्क की जा सकती है। आप फॉरेन रेमिटेंसेस कमा के पाकिस्तान को भेज सकते हैं। पाकिस्तान का टैलेंट बाहर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त टैलेंट की भी कदर उस तरह से नहीं है जिस तरह बाहर है। पाकिस्तान के टैलेंट होता है जो बाहर जाके बड़े झंडे गाड़ रहा होता है, वो पाकिस्तान में उसको कोई नहीं पूछ रहा होता उसको किसी भी तरह से। नदीम की मिसाल भी हमारे सामने है ना कि अरशद नदीम की भी मिसाल हमारे सामने, देख ले सामने अब आए हैं तो कौमी हीरो है, लेकिन जाते वक्त किन नामुसाइद हालात में लोग जा रहे होते हैं, तो पहले जो बैकअप सपोर्ट चाहिए। और फिर अरशद नदीम के अभी आप ये देखें कि बच्चे इतने सारा टैलेंट यहाँ पे आ रहा होता है, और मुस्तकिल जो है ना वो कोई टेबल टेनिस प्लेयर है, कोई स्क्वॉश प्लेयर है, सबका एक ही रोना होता है। रोना नहीं होता, वो बिल्कुल सही बात होती है। वो ये कह रहे होते हैं कि हमें फेडरेशन की तरफ से, स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, कोई स्पॉन्सर हमारे पास नहीं है। किसी ना किसी तरह वो आगे पीछे गली मोहल्ले दोस्त यार अहबाब अब्बा के दोस्त, इनसे इन्वेस्टमेंट जमा करके जाते हैं, फिर वो मेडल लेकर आ जाते हैं, तो थोड़ी बहुत उनको जो है वो एप्रिसिएशन मिल जाती है। अरशद नदीम ने तो इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया कि चलो उनके तो वारे न्यारे हो गए, और बहुत अच्छा हुआ। मैं तो कहती हूँ होना भी चाहिए, हर प्लेयर को आप ऐसे करोड़ों नौजवानों में एक निकला ना। एग्जैक्टली। तो ये ऐसे बहुत सारा टैलेंट मौजूद हो सकता है पाकिस्तान में, क्या कभी उसको टैप किया गया? अब अक्सर हमारे जो बड़े हैं, जो हमसे पिछली नस्ल है, वो अक्सर कहती है कि सब चले जाओगे तो पाकिस्तान का क्या होगा। तो सब तो जा भी नहीं सकते खैर पाकिस्तान से कभी, लेकिन उन पिछली नस्लों से भी सवाल होना चाहिए कि भाई, हमें अक्सर ये कहा जाता है कि जी तुम लोग अपने आबा की कुर्बानियों को भूल जाते हो, और उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। ठीक है, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान बना, हमें मुल्क आज़ाद मिला, लेकिन उसके बाद जो 2 नस्लें गुजरी पाकिस्तान में, उन्होंने हमें एक बेहतर पाकिस्तान देने में वो नाकाम रहे। अगर वो 2 नस्लें जो पीछे की गुजरी, वो अगर अपना काम सही करते, तो असल इसमें इस वक्त मसला क्या है? देखें, अगर मैं आज सोचता हूँ बाहर जाने का, या मुझ जैसे और जो मिड करियर में लोग हैं वो बाहर जाने का सोचते हैं, तो वो कोई भी इस वक्त ज़्यादा कमाने के लिए बाहर नहीं जाना चाहते। यहाँ पर आपकी इनकम इस वक्त पाकिस्तान में जो लोग मेहनत कर रहे हैं बहुत अच्छी है। जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं वो बेसिकली अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए इसलिए जाना चाह रहे हैं, बिकॉज उन्हें सर्टेनिटी नज़र नहीं आ रही आगे इस मुल्क के अंदर। तो असल वजूहात जो हैं वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से ज़्यादा आपकी सोशल सिक्योरिटी की बात है, आपकी पीस ऑफ माइंड की बात है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात है। जब तक वो नहीं देगी कोई भी रियासत, तब तक उस मुल्क के शहरी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार नहीं सकते। अच्छा, जैसे अभी आपने भी बात की ना राहिल भाई कि हम मांग क्या रहे हैं, जो लोग भी बाहर जाना चाह रहे हैं उनका, बहुत जाहिर सी बात है, हम खुद भी रिसर्च करते हैं, देखते हैं एजेंडा तो है क्या, बहुत बेसिक चीज़ों की डिमांड है। वही जैसे भी राहिल भाई ने भी कहा कि देखें फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो फिर सेकेंडरी हो गई है, सोशल सिक्योरिटी, सड़कें, तालीम और सेहत। तो क्या हमारा जो मुल्क है, हमारी जो हुकूमत है, इसको देने में क्यों नाकाम है? क्यों इतनी बेसिक चीज़ें नहीं हम दे पा रहे हैं कि अपने बच्चों को अगर आपके फ़लसफ़े पे रहते हुए चला जाए कि नहीं मुल्क से बाहर लोग ना जा पाएँ और इस तरह से ब्रेन ड्रेन ना हो जिसको हम कहते हैं, तो उसको क्यों रोकने के लिए अमली तौर पर इकदाम नहीं हो रहे? इस पर भी बात होगी, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। स्टार्टिंग विद यू राहिल भाई। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि जिसके भी जो अफोर्ड कर सकता है वो बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करे, पाकिस्तान में करे, बाहर जाके करे, वो जो वो अफोर्ड कर सकते हैं उसको वो ज़रूर लाजमी उसको हासिल करें। हमारे ये भी शॉर्टकट लोगों ने करना शुरू कर दिया है, जो हमारे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स सो कॉल्ड लोगों ने जो उनको बताना शुरू किया कि डिग्री छोड़ो और सर्टिफिकेट करो, निकल जाओ। ठीक है, इट्स अ गुड वे ऑफ अर्निंग, लेकिन साथ साथ तालीम भी हासिल करें। तो आप वो सबसे पहले हासिल करें, उसके बाद इफ़ यू कैन गो अब्रॉड, गो हैड, डू दैट। क्योंकि देखिए, मैं वही बात जो मैंने जिससे बात शुरू की थी कि इसको एक गलत परसेप्शन दिया जा रहा है कि शायद मुल्क से बाहर जाना इज़ गलत काम। क्यों? मैंने मिसाल दी भारत की, मैंने और ममालिक की मिसालें ऐसी जो लोग जाते हैं बाहर ममालिक में जाके तरक्की करते हैं, अपने मुल्क में रेमिटेंसेस भेजते हैं। डू दैट, बाहर जाएँ, सीखें, कैपेसिटी बिल्डिंग करें। जिस तरह सोनिया कह रही हैं कि आप बाहर जाते जो सीखते हैं उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग पाकिस्तान में करें। मैं बिल्कुल किसी को मशवरा नहीं दूंगा कि अगर आप बाहर चले गए तो आप वापस आएँ। सॉरी, हमारे सामने मिसाल मौजूद है, एक डॉक्टर उमर सैफ की, MIT से पढ़ने गए, US में पढ़ा लिखा, बेहतरीन एक दिमाग, वहाँ रहे US के अंदर, वापस आए, उनके साथ हमने क्या हाल किया उन बेचारों का। हुकूमती ओहदा भी उनके पास रहा, जो वो कर सकते थे उन्होंने बहुत अच्छा सब कुछ किया। उसके बाद फिर वो आज केसेस भुगत रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी बनाने के चक्कर में लाहौर के अंदर। तो
बिल्कुल जाएं, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग वहीं बैठ के करें, वापस आने का ना सोचें, आप वहाँ रहें, आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। और उसके बाद फिर कैपेसिटी बिल्डिंग करके फिर ये सोचें कि अच्छा जो असल पिछली नस्ल ने काम नहीं किया, वो अब जो नस्ल है एटलीस्ट वो ये सोच ले कि जो आने वाला पाकिस्तान है वो अपनी आने वाली नस्ल को बेहतर कैसे दे सकते हैं। कितनी मैं नहीं समझता कि आप हम 4-5 लोग यहाँ बैठ के या 500-600,000 लोग बैठ के कुछ निज़ाम की तब्दीली की बात कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम अपने तौर पर जो अपना हल्का है या जिन लोगों से हम बिज़नेस करते हैं, जिनसे हमारा ताल्लुक़ बनता है, एटलीस्ट वहाँ पर हम कुछ चीज़ें बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करें, वो आपके हाथ में सिर्फ कोशिश है। पाकिस्तान जो मुल्क इस वक्त बन चुका है, इसमें हम जैसे आम लोग निज़ाम की तब्दीली की बात भी नहीं कर सकते अब। दिस इज़ वेरी शेम बट दिस इज़ हाउ ट्रू इट इज़, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन फॉर अ पीपल लाइक मी कि हम पहले आप और मैं तकरीरें करते थे, बातें तो बहुत करते थे, बट जब से प्रैक्टिकल लाइफ में आए तब से रियलाइज़ यही हो रहा है कि भाई सिर्फ बातों से तो कुछ नहीं होता, और अब तो बातें भी नहीं कर सकते। और फिर हमने निज़ाम की तब्दीली पे भी कितनी तकारीर कर ली, लेकिन उसका और मिनिस्टर्स भी आए, इनाम भी दे गए, अब कैश प्राइजेस भी मिल गए, सुन भी गए, हाँ भी की, ताली भी पीटी, लेकिन बात वही है कि जूं के तू हालात रहे, तो कान पे जूं तब भी ना देंगे, और अभी भी बैठ रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, लेकिन कान पे जूं नहीं। देखिए जो आला हुकाम हैं उनको तो ये सारी गुलामी सूट करती है ना, वही 4-5 लोग हैं, वही चले जा रहे हैं। गुलामी कहाँ है, अशराफिया है, बादशाहत है, एग्जैक्टली। आप लेकिन आपका प्रोग्राम है ना, बोल सकती हैं, हमें ज़रा समझ के बोलना पड़ता है। सो अब इनकी हुकूमत आएगी, फिर राहिल साहब की, फिर मेरे भांजे की, फिर चाचा की, फिर आपकी, फिर वो हम लूडो खेल रहे हैं, हम वो चल रहा है। और जो नीचे वाले हम बोल नहीं सकते, ऊपर वालों को सूट कर रहा है। जहाँ तक तालीम का निज़ाम है, मैं कहती हूँ देखिए रूट्स अगर आपकी अच्छी होंगी ना, तब जाके वो पौधा ऊपर फलेगा, फूलेगा, राइट। तो अगर आप अपने स्कूलों में, जो स्कूल है, जो नर्सरी क्लास से जो स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ से आप तालीम के साथ साथ शऊर उजागर करना शुरू करें, स्किल डेवलपमेंट पर भी तभी से काम करना शुरू करें, इंक्लूडिंग पेरेंट्स। हमारे यहाँ सिर्फ ये होता है ABCD सिखा दी, कलर्स बता दिए, आप बाहर ABCD भी नहीं सिखा रहे, आबा काड़ा सिखा रहे हैं, आबा काड़ा। छोटे बच्चे वहाँ पर जो 6-6 साल के होते हैं, वो हमारे यहाँ के जो 12-15 साल के बच्चे हैं ना, मैच्योरिटी लेवल वो होता है। और हमारे जो हैं वो अभी इनसे बोले बेटा नाम बताना, मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं होता है। तो प्लीज़ आप, अगर हम जो बात कर रहे हैं, शायद अगली हमारी जो 5वीं 6ठी नस्ल आए, तो हो सकता है हमारी बातें सुनकर कुछ माँ बाप को होश और अकल आए, और वो तालीम के साथ साथ शऊर और तरबियत के ऊपर भी जोर दें। मतलब मेरे कहने का सिर्फ मकसद ये है कि भाई आप जो कह रहे हैं कि जी तालीम तालीम तालीम, कितनी डिग्रीज लेके आप बाहर चले जाएंगे, वहाँ पे भी अगर शऊर उजागर नहीं करेंगे, वहाँ पे भी डंडा खाएंगे आप। आपको ये तालीम और तरबियत और शऊर, ये तीनों चीज़ों का एक साइकिल है जो कि आपको निभाना है, तभी आप माशरे में भी एक अच्छा मकाम पैदा कर सकते हैं, तालीम में भी आगे जा सकते हैं, अपने करियर में भी, रिलेशनशिप में भी, एंड ऑल। इंसान मतलब आपको ना कलेक्टिवली चीज़ों को देखना है, सिर्फ अपने अंदर एक चीज़ हाई करने से आप बहुत ही कोई पाकिस्तानी हुबुल वतनी नहीं हो जाएंगे। आपको कलेक्टिवली सारी चीज़ें देखनी होती है, और ना हम किसी एक चीज़ के ऊपर ब्लेम कर सकते हैं कि जी पॉलिटिशियन गलत हैं। हमारी आवाम, आप देख लें, आप जो तालीम की बात कर रही हैं, मैं आपको अभी बता रही हूँ, छोटे बच्चे से आप जाके पूछें, प्रोग्राम में बुलाएं बच्चे, मैंने क्या बनना है जी, यूट्यूबर। मैं कहा यूट्यूबर क्यों? क्योंकि वहाँ से डॉलर, उसको पता है डॉलर्स में कमाई आ रही है। ये इसलिए हो रहा है, ये यूट्यूबर हो, इंस्टाग्रामर हो, या फिर हम जो तालीम दिला रहे हैं ना, कि भाई एक खेप चली थी, BBA करने का ज़माना था, पूरी दुनिया ने BBA किया कि क्यों, उससे पैसे मिलेंगे, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, और इस डिग्री। अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख रहे हैं, बीच में डिजिटल, आज से 5-6 साल पहले डिजिटल मार्केटिंग की हमने देखा कि डिग्रीज आए, और वो सब चीज़ें अपनी जगह ठीक होती हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को अगर आप टारगेट कर लेते हैं कि ये चीज़ कर लो, तुम्हें इससे अच्छे फाइनेंसेस मिलेंगे, वहीं हम जो है ना बच्चे की जो पर्सनल ग्रूमिंग है, मेंटल स्पेस, उसको तबाह कर देते हैं। फिर वो बच्चा उस पैसे के चक्कर में जी, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समझ आ नहीं रहा, और आपने उसको घुसा दिया $8,000 लगा के, भी हम सुबह ही बात कर रहे इतने महंगे कोर्सेज, तो वो नहीं परफॉर्म कर पाएगा जब तक जो है ना उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। तो हम सब क्या कह रहे हैं कि इसमें पैसा है, जो आप यूट्यूबर इंस्टाग्रामर नहीं आए कुछ भी हो, क्योंकि उसमें हमें नज़र आ रहा है कि पैसा लोग कमा रहे हैं। वही वाली बात कि इंपोर्टेड गाड़ियाँ बाहर उनके घर की खड़ी हुई हैं, तो वही चार्म बच्चों को नज़र आ रहा है, तो वो बनना चाह रहे हैं। आप ये भी तो सिखाएं कि अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो और अच्छा कर सकते हो, तो बेटा पैसा खुद आ जाएगा। इंजीनियर्स कहीं भूखे नहीं मरे, हमारे दुनिया में बाहर जाके बड़ा नाम कमाया, डॉक्टर्स ने भी दुनिया में भी, मुल्क में भी बड़ा पैसा भी बनाया,
और बड़ा नाम भी कमाया है, सब कुछ अवेलेबल है। बात वही है कि हम अपने करियर को कैसे परसीव करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, ये मैटर करता है। फाइनेंसेस आ जाते हैं और हो जाते हैं, इसका मसला है भी नहीं। लेकिन वही वाली बात है कि आपने अपने बच्चों में क्या एंजॉय। वेरी क्विकली सोनिया जी, सॉरी टू कट यू ऑफ, मुझे याद आया कुछ अरसे पहले, अगर आपको याद हो, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर एक साहब अपने 3 बच्चों को लेकर आए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे बच्चों का IQ लेवल बहुत हाई है, इनको हुकूमत से मैं कहता हूँ यूटिलाइज करें, मेरे बच्चों को इनके स्किल को पॉलिश करें, कहीं लेके जाएं। कुछ दिन के बाद गूगल ने और नासा ने आई गेस उन तीनों बच्चों को उठा लिया मुल्तान से। अब वो तीनों बच्चे विद फैमिली बाहर सेटल्ड हैं। ठीक है, हमारे अपने मुआशरे में, हमारे अपने मुल्क में उस टैलेंट की कदर नहीं हुई। हमारे पाकिस्तानी बच्चों को, पाकिस्तानी फैमिली को उन लोगों ने उठा लिया, वो उनको हमारे तो अपने एक अभी मैंने जैसे जिक्र किया स्टार्ट में, आप नहीं थी, राहिल भाई को मैंने बताया कि भाई टेनिस प्लेयर्स, स्क्वॉश प्लेयर्स और इतने सारे बच्चे प्लेयर्स आ रहे होते हैं, स्क्रैबल चैंपियन, उनको एक इदारा, आपकी यूनिवर्सिटी, उनका स्कूल, उनका कॉलेज तो स्कॉलरशिप तक तो देता नहीं है, फिर आगे बात चलें। तो ऐसे में जब उनको बाहर से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो पहली फुर्सत में भागते हैं। तो बात वही है कि अगर आपने अपना टैलेंट ओन करना है तो एक पॉलिसी बनाइए, सिस्टम को बेहतर कीजिए, मुल्क के हालात को बेहतर कीजिए। बात वही है कि सब मोहब्बत करते हैं अपने वतन से, अपनी माँ से, कोई जाना नहीं चाहता, कोई छोड़ना नहीं चाहता। अगर आप हमें फैसिलिटीज़ यहाँ पर देंगे तो यूथ यहाँ पर रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ जितनी अय्याशी पाकिस्तान में है उतनी किसी और मुल्क में नहीं है। तो हम इस अय्याशी को एंजॉय करना चाहते हैं। बस बात वही है कि इसके साथ एक अच्छे निज़ाम की ज़रूरत है और वो निज़ाम हमें बनाना होगा, क्योंकि यही सर्वाइवल है। थैंक यू सो मच राहिल अख्तर साहब, आपने वक्त दिया। सोनिया, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम यहाँ पे ब्रेक पे बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो जश्न आज़ादी और इसके हवाले से जो तैयारियाँ हो रही हैं वो भी आपको दिखाएंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। नया बात हो रही है जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से, तो तैयारियां तो बहुत हमें नज़र आ रही हैं, खूब रौनकें लगी हुई हैं, जगह जगह स्टॉल्स लगे हुए हैं, बच्चों की चीज़ें अवेलेबल हैं, बड़ों की, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए तो हर ओकेजन पे ही जो है ना आपको नज़र आ रहा होता है कि हर चीज़ आ जाती है मार्केट में और ख़वातीन उसकी तैयारी भी भरपूर तरीके से कर रही होती हैं। तो आइए आज जश्न आज़ादी के सबसे पहले तो देखते हैं कि कलेक्शंस कौन कौन से आए हैं, ज्वेलरी में क्या क्या ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने भी बड़ी मैचिंग की चूड़ियाँ ले रही हैं, अब ये जश्न आज़ादी वाले शो में आप मुझे पहने हुए देखेंगे भी। आज भी मैंने पहन लिए हैं क्योंकि बहुत प्यारी, अच्छे ट्रेंडिंग में भी बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त। ये वाले मैंने देखा है बैंगल्स मार्केट्स में भी, और जो लोग पहन रहे हैं उनको भी मैंने देखा है कि ओकेजन्स पे बहुत ज़्यादा इन है। तो आइए इस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सारा फातिमा जो कि ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं, वेलकम टू द शो, और साथ साथ वालेकुम अस्सलाम हुमैरा भी हैं जो कि ड्रेस डिज़ाइनर्स हैं। हुमैरा, आपको भी वेलकम करते हैं शो में। तो सबसे पहले सारा, ये बैंगल्स बड़ी इन हैं और जश्न आज़ादी के लिए तो बिल्कुल सूटेबल कलर्स भी हैं। तो और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं इस वक्त जश्न आज़ादी के हवाले से जो कि ख़वातीन अपनी तैयारियों में ऐड कर सकती हैं? दिन कम है, मुकाबला अब सख्त होगा। एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ें होती है। जिस तरह हम इयररिंग्स होते हैं, मेरे खुद के कस्टमाइज लॉन्च है। बेसिकली मेरा ब्रांड है क्लासिक ज्वेल्स के नाम से। और मैं 18 ईयर्स से कर रही हूँ, सेलिब्रिटी की ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ। ड्रामों में सेलिब्रिटीज़ मुझे मेरी ज्वेलरी पहनते हुए हैं। ज़बरदस्त। और इस तरह के मेरे खुद का एक्सक्लूसिव लॉन्च है, मैंने हैंडमेड बनाया है अपना, जो कि है पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे के हवाले से। ये दिखाएं कमर भाई, जिसमें झंडा और वो इयररिंग्स में बना हुआ है, कितना क्यूट लग रहा है। और बेसिकली नेल आर्ट भी बहुत बहुत ज़्यादा इन है, जो कि 14 अगस्त के हवाले से ही है, जो कि मैं लेकर भी आई हूँ साथ में। और हेना टैटूज़ है जो कि फ्लैग वगैरह के टैटूज़ होते हैं, और ब्रेसलेट्स हो गई, मतलब बेसिकली ग्रीन आइटम जो भी मिल जाए यू कैन वेयर इट। हाँ बिल्कुल, ऐसे मैचिंग से जो भी आपके पास। लेकिन ये बड़े अच्छे लग रहे हैं जिसमें आपने पाकिस्तान को बनाई इयररिंग है ना। यस। और वो क्या है, लॉकेट है या माथा पट्टी है? ब्रेसलेट है बेसिकली, वो यहाँ अच्छा, वो ब्रेसलेट है। तो वो ब्रेसलेट है और आप मतलब कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन जो स्पेशली उसके लिए 14 अगस्त के लिए होता है तो कुछ ऐसा होता है कि भाई अच्छा दिखे ना। हाँ बिल्कुल, ऐसे यूनिक भी और वो मैचिंग भी हो रही है। एग्जैक्टली। और एक और सेट मैंने लॉन्च किया था ग्रीन कलर का, वो सामने रखा हुआ है, वो पूरा सेट है। हाँ, वो वैसे ब्राइडल में भी इंक्लूड हो जाता है। 14 अगस्त के हवाले से हम सब टीका रिमूव करके पहन सकते हैं। नाइस। ये तो सारा मेरे ख्याल से धागे का भी काम हुआ हुआ है इसमें, मोती वर्क भी है, काफ़ी कुछ है इसमें। बहुत प्यारा लग रहा है, वेरी यूनिक। कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, बहुत प्यारा, ज़बरदस्त। बेसिकली आई वांट कि मेरा क्रिएशन जो है यूनिक हो, बिकॉज हर कोई गोटा का वर्क कर रहा होता है। ये मेरा मुगल आर्ट का है, ये मेरा एक्सक्लूसिव लॉन्च है मुगल आर्ट। और ये बोहेमियन ज्वेलरी है जो कि मैंने अभी रिसेंटली लॉन्च की है, साथ में जो फोटो शूट्स के लिए टीम ब्राइड, मतलब जो टीम ब्राइड की कैप्स होती है, मॉम टू बी, डैड टू बी, उस तरह की मैंने कैप्स भी लॉन्च किए। ये सब हैंडमेड है, मेरा खुद का एक्सक्लूसिव लॉन्च है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी अप्रोच कर सकते हैं, sara.fatma1993 के नाम से वो आ रहा होगा स्क्रीन पे। और डिफरेंट तरह की मेरी ज्वेलरी होती है। ये सारी इयररिंग्स वगैरह हैं जो हमें वहाँ पे नजर आ रही हैं। एग्जैक्टली, इट्स ऑल हैंडमेड।
वेरी नाइस और बहुत बहुत प्रिसाइज और बहुत Intricate फिनिशिंग के वाला। साथ बने हुए हैं, ज़बरदस्त। तो हुमैरा आपने क्या क्या लॉन्च किया भाई ड्रेसेस में इस दफ़ा 14 अगस्त के लिए? आपने तो अभी पहन लिया है, मैं 14 अगस्त का वेट कर रही थी कि मैं जो है अब जो कपड़े संभाल के रखूँगी, और ग्रीन और वाइट तो जी हम 14 अगस्त के लिए। बहुत प्यारा लग रहा है। किस किस तरह का कलेक्शन है, क्या क्या इस दफ़ा जो है वो इन है मार्केट में? मार्केट में इस वक्त जो है वो ज़्यादातर आप देखें कि टॉप की तरफ भी ध्यान लोगों का जाता है। ज़्यादातर लड़कियां यही सोचती हैं कि वो ट्राउज़र, तो आपको पता है हाँ। वाइट दुपट्टे ये सब होते ही हैं, तो ज़्यादा कोशिश होती है कि वो शर्ट जो है वो मिल जाए और सही अच्छी मिल बात जाए। है। इसके अलावा जो है चिकनकारी बहुत ज़्यादा इन है। वाइट में चिकनकारी आपको पता ही है कि आप किसी भी टाइम ले सकते हैं, किसी भी टाइम पहन सकते हैं। इसके अलावा जो है ग्रीन सिल्क में बड़े ज़बरदस्त अभी दिखाएं आपने जो जो बनाए, ज़रा कपड़े दिखाएं फटाफट। स्टैंड चाहें तो करीब कर लें अगर आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर ये इंडियन चिकन है। फैब्रिक आप देखें इंडियन चिकन ओरिजिनल है सही, और इसमें हाँ, जो है soft है। सिंपल है। इसके साथ आप कोई भी ग्रीन दुपट्टा जैसे यहाँ पर है, कोई भी ग्रीन दुपट्टा आप ले सकते हैं। ट्राउज़र वाइट भी ले सकते हैं। वाइट ट्राउज़र के साथ ही चिकनकारी वैसे भी लाइट कलर्स में ज़्यादा अच्छी रहती है। बिल्कुल ऐसे। ग्रीन में अगर आप लें लेकिन इतना ज़्यादा वो सूट नहीं करती। इसके अलावा इस तरह से अच्छा ख़वातीन जो घरेलू ख़वातीन होती हैं उनके लिए हमें जो है वो भी देखना पड़ता है कि उनके लिए इस टाइप के Comfort ड्रेसेस होते zone हैं। में बिल्कुल, रहें। क्योंकि वो फिर ये सोचती हैं कि बच्चियों ने ले लिया अब हम क्या पहने। फिर वो एक ग्रुप फोटो भी होती है उनकी, तो उसके लिए भी जो है इस तरह से ड्रेसेस अच्छा होते है, ज़बरदस्त हैं। है। स्मॉल टू एक्सेल साइजेस होते हैं इसमें। सही। अच्छा, यहाँ आ जाइए, ये बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल है, माशाल्लाह हिट आर्टिकल है। इसमें कलर्स भी हैं लेकिन अभी 14 अगस्त के हवाले से तो ग्रीन और ये कलर ही बिल्कुल कलर जो है ना वो फ्लैग ग्रीन कलर है, बिल्कुल पाकिस्तान के ऐसा ही झंडे है। का और रंग फ्लैपर यही स्टाइल है। इसी तरह से स्लिट्स पर डिज़ाइन है इसके। इसका ट्राउज़र क्या है? ये खाली कुर्ती है? नहीं, इसका ट्राउज़र है फ्लैपर स्टाइल में। अच्छा अच्छा, दिखाएं। ओ ज़बरदस्त, वो और शॉर्ट इसका कॉर्ड फैब्रिक भी तो चल रहा है ना? जी बिल्कुल, इसका फैब्रिक भी बहुत ज़बरदस्त। वेरी नाइस, आप ज़बरदस्त। किसी भी वेदर में इसको वेयर कर सकते ये हैं। है कौन सा फैब्रिक? फैब्रिक आप देखिए, फैब्रिक मेरे पास माशाल्लाह फैब्रिक आपको डिफरेंट मिलेंगे और ऐसे मिलेंगे कि आप जब इसको वेयर करेंगे तो आप ये गर्मी का भी आपको इसमें बिल्कुल एहसास नहीं होगा। ये कौन सा फैब्रिक कहलाता है ये? आप देखिए, आपको पता होगा। वेरी नाइस। ये क्रिंकल सिल्क फैब्रिक होता अच्छा, है। मुझे तो सिल्क लग रहा था लेकिन नहीं, हाथ ये लगाया तो कुछ crinkle- डिफरेंट है। जी, हाँ। क्रिंकल सिल्क होता है उसमें थोड़ा सा इतना ज़्यादा जो है आप मतलब वो चीज़ नज़र नहीं आती जैसे इसमें लाइनिंग वगैरह, जो हम इसे स्लब भी कह सकते हैं, क्रिंकल भी कह सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। इसमें फॉल बहुत अच्छा आ रहा है। फॉल बहुत जैसे अच्छा ट्राउजर वगैरह अगर आप लूज जी, बना रहे बिल्कुल, ये हैं पर तो उसका फॉल बहुत इस अच्छा है। तरह से अगर आप लेते हैं तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा रहता है ये। Nice. जबरदस्त। इसके अलावा जॉर्जेट बड़ी इन है अभी। जॉर्जेट में भी आपको जो है ये भी उसी तरह से आपने बनाया है ना, और ट्राउजर और ये शर्ट? जी बिल्कुल, ये देखिए इसमें भी आपको साइजेस जो है डिफरेंट स्मॉल टू एक्सेल साइजेस मिलेंगे। इसका भी ट्राउज़र इसी तरह से है फ्लैपर स्टाइल में, और ये जॉर्जेट फैब्रिक है, डबल जॉर्जेट फैब्रिक है, जो कि आप अगर सिंपल जॉर्जेट आप लेते हैं तो वो सूट नहीं करता। डबल जॉर्जेट में आपको लाइनिंग की नीड नहीं होती, इसीलिए इसका अच्छा। जो ट्राउज़र होता है वो ज़्यादा मतलब लोग इसको लेना पसंद करते हैं बनिस्बत सिंपल जॉर्जेट की। वो तो फिर मसला वही कि सी थ्रू हो जाता है जी, ना, वो सी थ्रू हो जाता है। तो single इसमें जो डबल जॉर्जेट होती है इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता आपको। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, ओवरऑल कितना जो है वो अभी तक सेल हो रही है, लोग ले रहे हैं नहीं ले रहे, किस तरह का रुझान नज़र आ रहा है हमारा? माशाल्लाह मेरे क्योंकि पास अब तो जितना- ख़त्म ही हो गया होगा टाइम ना। मेरे पास सब कुछ एंड हो चुका है। ये मैं बहुत मुश्किल से, मुझे जब कॉल आई तो मैंने कहा मेरे पास 6 से 7 जोड़े बचे हैं जो मैं ला सकती हूँ। अच्छा। इसके अलावा कुछ नहीं है, बाकी जितनी अच्छी कलेक्शन थी वो सब खत्म। ये अब नॉर्मली ज़्यादातर लोगों ने तैयारी कर ली है ना। बिल्कुल ये है, और ये नॉर्मली जो है मार्केट्स में आपको मिल जाती हैं। ये आप बाद में भी पहन सकते हैं और ये आप 14 बाद में अगस्त भी में पहन सकते हैं जी। प्राइस भी थोड़े से कम होते हैं इसके, मतलब आसानी से आप अफोर्ड कर अच्छा, सकते जो हैं। कॉर्ड सेट्स वगैरह हैं इनके क्या प्राइसेस हैं? अच्छा देखिए, इनके जो प्राइसेस हैं वो 3000, ठीक है। क्योंकि फैब्रिक मेरे पास जो होता है वो आपको डिफरेंट मिलता है। मार्केट वाला जो आम एक गारमेंट के जो ड्रेसेस चल रहे होते हैं वो नहीं होते, क्योंकि मैं अपना ही फैब्रिक लेती हूँ, अपने ही डिज़ाइन जो है बनवाती हूँ, तो वो प्राइस जो होती है वो 3000 से स्टार्ट है। सही। अब ये शर्ट है, ये और बरीज़े लॉन्च कुर्तीज़ वगैरह के क्या प्राइसेस हैं? अच्छा, ये शर्ट आपको 1500 की जो है वो मिलेगी। बरीज़े लॉन पर है, नॉर्मल है। ट्राउज़र दुपट्टे जो है वो सभी के पास घरों में मौजूद होते हैं, तो वो लेडीज़ जो है वो आसानी से ले लेती हैं, लड़कियां ले लेती हैं। बाकी दुपट्टे में भी कलेक्शन है, और कैंसा दिखाएं के किस किस तरह के दुपट्टे आप इन ओ वाओ, देखें, ये पूरा एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है। बहुत प्यारा लग रहा है। अगर हम इसे ओपन करें तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है। आपने खुद भी जो दुपट्टा पहना हुआ है ये क्या जी। नेट है? ये जो है
सॉफ्ट नेट पर है और आरी वर्क कहलाता है। ये दुपट्टा बहुत इसमें in आ है सकता मेरे ख्याल से इसमें आजकल कलर्स ना। भी हैं, बहुत ज़्यादा इन है। सिंपल मैंने ट्राउजर्स में भी देखा है, वो जो गरारा पैंट्स बना रहे हैं जी उसमें भी जी ये जी कुछ जी इस तरह का उसमें इस्तेमाल हो रहा है जो ना, है ये ये पैच। एम्ब्रॉयडरी टाइप की है, उसमें ठीक। पैच जो आ रहा है जो आप कह रही हैं वो पैच आ रहा है। सही और बाकी दुपट्टे जो है इसमें कलर्स भी हैं, लेकिन अभी 14 अगस्त के हवाले से तो वाइट ही है। सही। तो जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं, आप सब भी भरपूर तरीके से तैयारियां करें और जश्न आज़ादी का जश्न जो जो जिस कैपेसिटी में मना सकता है ज़रूर मनाएं। रमशा कमल और टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।